Hello guys, welcome back with the another video of the unit short run equilibrium output. आज हम लोग बात करेंगे जो यूनिट हमारी चल रही थी, जो हमारे ADAN शॉर्ट रन की जो हमारी यूनिट चल रही थी, उस यूनिट के नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जो कि है हमारा प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड। हमारे चैप्टर का जो नाम है, वो चैप्टर का नाम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, मतलब इस चैप्टर को पढ़ने का मेन हमारा मोटिव क्या है, क्या जरूरत है इस चैप्टर को पढ़ने की। तो ये जो चैप्टर है हमारा, ये जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कमी। जब आपके पास कोई चीज कम हो जाती है या किसी चीज की कमी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सेट किया कि मुझे 100 रुपए कमाने, आपने टारगेट सेट किया कि आपको 100 रुपए कमाने, बट क्या हुआ, आपको सिर्फ 80 रुपए ही मिले। आपने क्या बोला कि मुझे 100 रुपए कमाने हैं, बट आपको जो इनकम हुई वो सिर्फ 80 रुपए की हुई, तो यहाँ पे 20 रुपए की कमी हुई। ये जो 20 रुपए थे या जो ये 20 रुपीज थे, ये 20 रुपीज आपके हो जाएंगे डेफिसिट। इसी तरह मेरे सेम डिमांड के केस में होता है कि जब हम लोग डिमांड करते हैं, हमने फॉर एग्जांपल एक प्रोड्यूसर ने सोचा कि इस मार्कर की 100 यूनिट की डिमांड होगी। प्रोड्यूसर ने क्या सोचा कि ये जो मार्कर है, इस मार्कर की 200 यूनिट या 100 यूनिट बिक जाएंगे, बट एक्चुअली में जो इस मार्कर की डिमांड हुई वो हुई सिर्फ 50 की। सोचा था 100, डिमांड हुई 50 की, तो 50 की कम हुई। तो ये जो 50 की कमी है या जो 50 की डिमांड कम हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट डिमांड। दूसरी चीज है यहाँ पे एक्सेस डिमांड। एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा, मतलब जितना आपने प्लान किया था, जितना आपने सोचा था, जितना आपका डिजायर था, जब चीजें आपके प्लान, आपके विश, आपके डिजायर से ज्यादा हो जाती हैं, उससे बड़ी हो जाती है, तो वो मेरी क्या कहलाती है? एक्सेस। जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, हमने ADAS पढ़ा, हमने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट पढ़ा, ठीक है ना। तो ये दोनों के केस में क्या था, यहाँ पे जो भी हम शेड्यूल बनाते थे, चाहे वो AD का हो, चाहे वो AS का हो, चाहे वो C हो, I हो, Y हो, S हो, कुछ भी हो, whatever that it is, all the components of the AD and AS should be planned। मतलब मेरे जितने भी कंपोनेंट यहाँ पे होंगे, चाहे वो AD हो, AS हो, SI हो, S हो, C हो, Y हो, कुछ भी हो, whatever, वो सारे के सारे मेरे प्लान होंगे। और जब आपकी डिमांड आपके प्लान्ड AD से ज्यादा हो जाती है, मतलब आपने जो सोचा है उससे आपकी डिमांड ज्यादा हो गई। आपने सोचा कि आपको 100 यूनिट का प्राइस, आपको 100 यूनिट बिकेंगी, आपका जो डिमांड है वो कितने की है? 100 यूनिट की है। तो जब आपकी डिमांड 100 यूनिट की है, तो उससे क्या होगा, आपकी एक्चुअल डिमांड जो है वो 200 की आ गई। आपने प्लान किया 100 का, बट एक्चुअल डिमांड आपकी आ गई 200 की, तो वो मेरा कहलाएगा एक्सेस, क्योंकि 100 ज्यादा डिमांड हो गई। तो जब आपके प्लान्ड से चीजें ज्यादा हो जाएं, तो वो एक्सेस डिमांड कहलाती है। जब चीजें आपके प्लान्ड से कम हो जाएं, तो वो डेफिसिट कहलाती है। मतलब चीजें अगर आपके प्लान्ड से ज्यादा हो गई, तो वो यहाँ पे कहलाएंगी एक्सेस डिमांड। अगर चीजें आपके प्लान्ड आउटपुट से कम हो गई, तो वो कहलाएंगी डेफिसिट। बात समझ में आ गई? तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो अगर मान लीजिए इन केस मेरी डेफिशिएंट डिमांड हो जाती है, डिमांड में कमी आ जाती है, तो डिमांड में कमी आने के पीछे का कारण क्या है, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, या इसके रिजल्ट क्या होंगे। सेम उसी तरह अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड आ जाती है, तो एक्सेस डिमांड कैसे आती है, कारण क्या है, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, और कैसे चीजें उसकी एक रिजल्ट आएंगे। तो केसेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड सॉल्यूशन ऑफ द डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में प्रॉब्लम क्या है, कारण क्या है, और उसका सॉल्यूशन क्या है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब ये डिमांड, डेफिसिट और एक्सेस डिमांड पढ़ने से पहले हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसपे ये डिमांड जो होती है वो बेस करती है। क्योंकि जो डिमांड है या जो मेरा प्रोडक्शन है, वो कुछ चीजों पे कुछ बेसिक अजम्पशंस होते हैं जो हमें इकोनॉमिक को सोच के ही ये डेफिसिट और एक्सेस डिमांड को ड्रॉ करना पड़ता है। जिसमें सबसे पहले मेरा आता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ? मेरी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग रहते हैं, वो सारे के सारे मेरे एम्प्लॉयड। सारे के सारे एम्प्लॉयड का मतलब क्या हो गया कि जितने भी लोग हमारी इकोनॉमी में हैं, वो सब काम कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जो पैदा हुआ बच्चा है वो काम नहीं करता, जो बुजुर्ग है वो काम नहीं करता, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं वो काम नहीं करते, और कुछ यूथ या यंगस्टर्स भी रहते हैं जो ऐसे हैं जो अभी उस जॉब पोजीशन पे
नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सभी लोग एम्प्लॉयड हैं? तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस चैप्टर में सारी चीजें मेरी प्लान्ड होती है। सेम कॉन्सेप्ट के साथ हमारा जो फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? व्हेन AS is equal to AD with the fuller utilization of resources। मेरा यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हमारी इकोनॉमी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे सभी से मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब किससे है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे फुलर यूटिलाइजेशन से काम कर रहे हैं। मतलब अगर 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो कोई मतलब मक्कारी नहीं कर रहे हैं कि हाँ नहीं करना है, आज काम नहीं करना, आज थक गए, आज मन नहीं है, आज बीमार हो गए, आज आना नहीं है, या जो भी बहाने, ऐसा कोई बहाना वो नहीं बना रहे हैं। जो भी वर्कर काम कर रहा है वो फुलर यूटिलाइजेशन के साथ कर रहा है, वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ काम कर रहा है। प्लस हमारी इकोनॉमी में AS इज इक्वल टू AD है, यानी हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है, मार्केट में जितनी डिमांड है, जो सप्लाई, मार्केट में जितनी डिमांड है तो जो मेरा प्रोड्यूसर है वो उतनी सप्लाई कर पा रहा है, या मार्केट में जितनी सप्लाई है तो कंज्यूमर उसके अकॉर्डिंग डिमांड कर पा रहा है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट हमारी वो सिचुएशन होती है जब AS इज इक्वल टू AD होता है और जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो सारे के सारे फुलर यूटिलाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, मतलब अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ वो काम कर रहे हैं। ठीक। दूसरा आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे भी सेम AS इज इक्वल टू AD इसमें भी है। जैसे यहाँ पे AS इज इक्वल टू AD था, वैसे यहाँ पे भी AS इज इक्वल टू AD है। फर्क क्या है? यहाँ पे क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया कि सभी लोग पूरी तरह से रोजगार नहीं मिला हुआ है, सभी लोग पूरी तरह से एम्प्लॉयड नहीं है। तो यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मेन चीज यहाँ पे क्या है? विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो 10 लोग काम कर भी रहे हैं उन 10 में से भी 1-2 लोग ऐसे हैं जो सही से काम नहीं कर रहे, वो काम करना नहीं चाहते हैं, मक्कारी कर रहे हैं, ठीक है, कभी जॉब पे आते हैं, कभी नहीं आते हैं तो जॉब काम नहीं करते हैं। तो यह कुछ भी सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें जो वो वर्कर्स हैं वो अपनी फुल एफिशिएंसी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, या वो अपने पूरे पोटेंशियल के साथ वर्क परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट में भी AD इक्वल टू AS होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी AD इक्वल टू AS होता है। फर्क सिर्फ क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट में हमारा जो वर्कर होता है वो पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करता है, वहीं जो अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होती है वहां पे जो वर्कर है वो फुल एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करता है। फुल एम्प्लॉयमेंट में फुलर यूटिलाइजेशन, अंडर एम्प्लॉयमेंट में विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट मेरा आता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री का मतलब होता है, यहाँ पे वॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी इच्छा से, स्वेच्छा, यानी मेरी मर्जी है। वॉलेंट्री का मतलब क्या हो गया? मेरी मर्जी है किसी भी काम को। तो यहाँ पे क्या है? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जब हम अपनी मर्जी से बेरोजगार हैं, मतलब मैं खुद ही काम नहीं करना चाहता हूं, मेरा खुद ही मन नहीं है काम करने का, मैं खुद ही नहीं चाहता हूं कि मैं कहीं पे किसी भी पर्टिकुलर जॉब में जाऊं, तो वो सिचुएशन मेरी कहलाती है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? When some peoples are not willing to work, यानी कि कुछ वर्कर्स ऐसे हैं they are not willing to work, उन्हें काम करना ही नहीं है, वो काम करना चाहते ही नहीं है at the existing wage rate, वो existing wage rate पे या जो उनकी मर्जी भी होगी, वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग में अगर जॉब मिलेगी ना तो भी वो काम नहीं करना चाहते। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा कि जब यार 40,000 रुपए की नौकरी मिलेगी ना तब काम करेंगे, ये 10-20 हजार में समझ में नहीं आती है। या जब अच्छी कहीं बड़ा ब्रांड मिलेगा, बड़ा बैनर मिलेगा तो ही मैं जॉब करूंगा, छोटे मोटे बैनर में मैं काम नहीं करता। तो यहाँ पे क्या है? वो जो चाह रहे हैं वो उन्हें मिल नहीं रहा तो वो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन वॉलेंट्री में क्या होता है? उनको उनके मन मुताबिक काम मिल रहा है, मतलब वो चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उन्हें यशराज का बैनर चाहिए या उन्हें बड़े बड़े ब्रांड्स का बैनर चाहिए, तो उनको बैनर मिल रहा है फिर भी उन्हें काम नहीं करना। जैसे आपके टीचिंग प्रोफेशंस में ही बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े ब्रांड के साथ है, जैसे आपका DPS हो गया, आपको हर सिटी में मिलेगा, ठीक है। तो जैसे DPS हो गया, DPS का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे आप चाहते हैं, कोई भी टीचर जो है वो चाहता है कि मेरा DPS में सिलेक्शन हो जाए, उसका DPS में सिलेक्शन हो भी गया बट फिर भी वो काम नहीं करना चाहता है। तो जब कोई भी पर्सन एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, जो वेज रेट उसे मिल रही है 10,000, 15,000, 20,000, 50,000,
जो भी वेज रेट मिल रही है, जब वो वर्कर उस वेज रेट पे काम करने को तैयार नहीं है अपनी मर्जी से, तो वो कहलाती है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जब कोई भी वर्कर अपनी मर्जी से बेरोजगार है, वो खुद ही काम नहीं करना चाहता है एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, वो सिचुएशन मेरी कहलाती है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक बात। दूसरी मेरी आती है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी मेरी क्या है? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री के केस में क्या है? When some people are not getting work, यहाँ पे क्या है? लोगों को काम मिल ही नहीं रहा है, even when they are willing to work at the existing wage rate। इनवॉलेंट्री के केस में क्या है? हम किसी भी वेज रेट पे तैयार है। आप हमें 10,000 दे दो, आप हमें 5,000 दे दो, आप हमें 6,000 दे दो, आप हमें 2,000 दे दो, आप हमें कितना भी अमाउंट दे दो, हम हर अमाउंट में काम करने को तैयार है, बट उसके बाद भी हमें काम नहीं मिल रहा। तो इनवॉलेंट्री के केस में क्या है? वर्कर काम करना चाहता है बट उसे काम नहीं मिल रहा है। वॉलेंट्री के केस में वर्कर को काम मिल रहा है बट वो करना नहीं चाहता है। ठीक है ना? वॉलेंट्री के केस में, वॉलेंट्री मतलब मेरी इच्छा से मुझे काम मिल रहा है, नहीं करना चाहता हूं मैं। इनवॉलेंट्री में मैं काम करना चाहता हूं, मुझे काम करना है, किसी भी वेज रेट पे करना है, बट मुझे काम नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान हूं। तो यहाँ पे क्या हो गई सिचुएशन कि यहाँ पे वॉलेंट्री मतलब आप काम करना ही नहीं चाहते हो, इनवॉलेंट्री में आप काम करना चाहते हो बट आपको काम नहीं मिल रहा। तो ये मेरे 4 बेसिक कॉन्सेप्ट थे, इसी पे बेस हमारे 4 और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम अपने नेक्स्ट 4 कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट 4 कॉन्सेप्ट के बारे में। तो पहला जिसमें आता हमारा फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है, फिफ्थ जो अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन है, वो है हमारी नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जहां पे नेचुरली अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब ये हमारी वो सिचुएशन है हमारी इकोनॉमी में, मतलब नेचुरली इतनी अनएम्प्लॉयमेंट तो रहेगी ही रहेगी। मतलब कितने भी लोग अनएम्प्लॉयड हो, कितना भी हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन हो, कितनी भी हमारी जीडीपी बहुत अच्छी चल रही हो, भले हम दुनिया की सबसे नंबर 1 जीडीपी पे नंबर 1 इकोनॉमी में आते हो, बट फिर भी हमारी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी ही होगी। और उसी हमारे नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट या जो हमारी वही जो अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट के जो हमारे केसेस होते हैं वो हमारा होता है जैसे कोई न्यू बॉर्न बेबी है, तो जो न्यू बॉर्न बेबी है, जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, वो तो काम करने नहीं जाएगा ना। जब वो काम करने नहीं जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। जो बुजुर्ग है 60 साल 70 साल 80 साल के हो चुके हैं, वो भी काम करने कहीं नहीं जाएंगे, तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे। तो मतलब ऐसे लोग जो अभी काम करने के लायक हुए ही नहीं है, वो लोग तो अनएम्प्लॉयड होंगे, और वो हर इकोनॉमी में होंगे, भले आपकी इकोनॉमी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन ये लोग तो अनएम्प्लॉयड होंगे ही होंगे। वो सिचुएशन मेरी कहलाती है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे क्या है? इट रेफर टू द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच ऑलवेज एग्जिस्ट। मतलब हमारी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ परसेंटेज ऐसा होता है जितना हमारी इकोनॉमी में नेचुरल है कि इतना अनएम्प्लॉयमेंट तो हो गई होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ 5% न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, हर साल 5% न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, टोटल पॉपुलेशन का 5%। तो टोटल पॉपुलेशन का 5% अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो उतनी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी होगी, क्योंकि वो लोग तो काम करने कहीं जा नहीं रहे हैं। तो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि वो रेट जो हमारा नेचुरल है कि इतने लोग तो हमारे अनएम्प्लॉयड होंगे ही होंगे, वो सिचुएशन मेरी कहलाती है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक। नेक्स्ट मेरी आती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट कौन सी है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है? इट इज द अनएम्प्लॉयमेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म डिक्लाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है? लॉन्ग टर्म डिक्लाइन। मतलब आप किसी ऐसे फैक्टर की वजह से अनएम्प्लॉयड हो, किसी ऐसी चीज की वजह से अनएम्प्लॉयड हो जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है। जैसे कोई इंडस्ट्री बंद हो गई, ठीक है ना, या कोई गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आ गई कि जिससे आपका बिजनेस बंद हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ड्रग्स का बिजनेस था, अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि ड्रग्स इलीगल है, यानी बिजनेस बंद। तो क्या होगा? बिजनेस जब बंद हो गया तो आप अनएम्प्लॉयड हो गए। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया जिसमें आपके पास वो स्ट्रक्चर ही नहीं है, वो फैसिलिटी ही अवेलेबल नहीं है, वो इंडस्ट्री ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप काम कहां से करोगे? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसी पढ़ाई करी या कोई ऐसी आपने नॉलेज या स्टडी कर ली जिसका इंडिया में कोई काम ही नहीं है, तो क्या करोगे? आपने फ्रेंच सीख ली, जर्मन सीख ली, स्पेनिश सीख ली, ठीक है, चाइनीज सीख ली, जापानीज सीख ली, इंडिया में क्या करोगे इसका? इंडिया में कोई खास इतना स्कोप है नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ यही सब बोली जाती है।
यहाँ पे तो जर्मन फ्रेंच है और ये सब बोली नहीं जाती, तो यहाँ पे इसका कोई खास काम है नहीं है, तो आप लंबे समय तक क्या होगा, बेरोजगार ही रहने वाले हो। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि अगर आपके पास वो स्ट्रक्चर लंबे समय तक अवेलेबल ही नहीं होने वाला है या लंबे समय तक वो चीजें अभी मार्केट में आने ही नहीं वाली है, तो आप अनएम्प्लॉयड रहोगे। तो ये कंडीशन मेरी कहलाती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक। दूसरी आती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि जब आप अनएम्प्लॉयड हो फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यहां पे क्या था, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फ्रिक्शनल में क्या है, आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अनएम्प्लॉयड। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी शादी तय हुई, ठीक है ना, अब शादी तय हुई तो आपने क्या किया, जैसे जनरली लड़कियों के साथ होता है, लड़कियां क्या करती है, शादी जब तय होती है तो कुछ टाइम पहले 15 दिन 20 दिन या महीने भर पहले से रिजाइन दे देती है कि अब से मैं नौकरी पे नहीं आऊंगा अगर प्राइवेट है। ठीक, तो क्या हुआ, वो महीने 2 महीने के लिए बेरोजगार हो गई, महीने 2 महीनों के लिए वो क्या हुई, अनएम्प्लॉयड हो गई। जब शादी हो जाएगी, नेक्स्ट अपने घर में सेटल हो जाएंगी तो फिर जॉब पे फिर आ जाएंगी। या अगर आपके फ्रैक्चर हो गया, आपके पैर में हाथ में फ्रैक्चर हो गया, आप नहीं हो इस कंडीशन में कि आप जॉब पे जा पाओ, तो आप क्या करते हो, रिजाइन दे देते हो, फिर आप 1-2 महीने के लिए बेरोजगार हो। जैसे ही आप फिर से फिट एंड फाइन होते हो, आप फिर से एम्प्लॉयड हो जाते हो, जॉब पे आ जाते हो। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि जब आप एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए अनएम्प्लॉयड हो, छोटे समय के लिए अनएम्प्लॉयड हो ड्यू टू एनी रीजन। जैसे मान लो आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, आपकी फर्म में क्या हुआ, रॉ मटेरियल नहीं है, तो आपके बॉस ने बोला आज नहीं कोई काम। जैसे डेली लेबर्स होते हैं ना, अब डेली लेबर्स के साथ क्या, अगर फैक्ट्री में काम नहीं है उनको काम नहीं मिलेगा, तो वो एक दिन के लिए अनएम्प्लॉयड हो गए ना। जैसे घर बनता है, अब हर दिन तो घर बनते नहीं है, जिस दिन मिले उस दिन वर्कर्स को काम मिला, जिस दिन घर नहीं बने उस दिन वर्कर्स को काम नहीं मिला। फार्मर्स पूरे 12 महीने तो काम नहीं करते, कुछ महीने काम करते हैं, कुछ महीने काम नहीं करते हैं। तो ऐसे वर्कर्स जो पर्टिकुलर कुछ टाइम पीरियड के लिए अनएम्प्लॉयड हो जाते हो, वो मेरे आते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे आपने जॉब स्विच कर दी, एक्सीडेंट हो गया, मैरिज हो गई, या सीजनल वर्क है आपका, तो इस टाइप के जो आपके वर्क होते हैं वो आपके आ जाते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट मेरा आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट हमारी वो कंडीशन होती है जहां पे जो लोग काम करने के लिए विलिंगनेस है, मतलब काम करना चाहते हैं और वो काम करने के लायक भी हैं, मतलब वो काम करने के लायक भी हैं, वो उतने क्वालिफाइड है, उतने एजुकेटेड है, उतने वेल डिजर्व है, प्लस वो काम करना भी चाहते हैं और उन्हें काम मिल भी रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट हमारी वो सिचुएशन है जहां पे जो लोग काम करना चाहते हैं, लायक है और उन्हें काम मिल रहा है, वो सिचुएशन मेरी कहलाती है फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे यहाँ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब इसका ये मतलब नहीं कि सभी लोग एम्प्लॉयड हैं तो कोई बेरोजगारी नहीं होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट में हम बात उनकी कर रहे हैं जो विलिंग टू वर्क है एंड एबल टू वर्क है। अब अगर आप एबल टू वर्क ही नहीं है तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयड तो हो गई ना। अगर आप काम करना ही नहीं चाहते हो, अब जैसे मान लेते हैं मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने सारी डिग्रीज ले रखी हुई है, बहुत नॉलेज है मेरे अंदर, बहुत नॉलेजेबल पर्सन हूँ, बट मैं काम नहीं करना चाहता, मुझे काम नहीं करना पसंद है किसी के अंडर में, तो क्या होगा, मुझे आता तो सब है, मैं एबल टू हूँ, एबल टू वर्क तो है, बट मैं विलिंगनेस नहीं है, काम करने की इच्छा नहीं है, तो क्या होगा, मैं बेरोजगार हूँ, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। और जब मैं अनएम्प्लॉयड हूँ तो क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट तब भी होती है जब लोग बेरोजगार होते हैं और फुल एम्प्लॉयमेंट तब भी होती है जब लोग काम पे होते हैं। क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है वो सिचुएशन जहां पे जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें काम मिलना, या जो लोग काम करने के लायक है उन्हें काम मिलता है, वो सिचुएशन मेरी कहलाती है फुल एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आपकी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कंट्री में सभी लोग एम्प्लॉयड हैं, कुछ ना कुछ लोग अनएम्प्लॉयड होंगे ही होंगे। तो ये थे हमारे आज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जिनके ऊपर हमने बात करी, जिसमें हमारे 8 कॉन्सेप्ट आते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड लास्ट हमारा नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये 8 हमारे कुछ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट केसेस थे जो कि हमने आज डिस्कस। बात करेंगे हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर के पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि है हमारा द प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड। आज जो हम लोग बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे कि हमारी डेफिसिट डिमांड होती क्या है, कैसे हो जाती है, इसके कॉजेस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस यानी इसके रिजल्ट क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन क्या है, मतलब अगर आपकी इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड हो जाती है तो आप उसको करेक्ट कैसे करेंगे, और इसके मेजरमेंट की कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कैसे आप ग्राफ के थ्रू एनालाइज करेंगे कि हमारी मार्केट में डेफिसिट डिमांड है या फिर एक्सेस डिमांड है।
तो आज की इस वीडियो में हम लोग को 5 चीजें पढ़नी है। पहला कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट डिमांड, दूसरा कॉजेज ऑफ डेफिसिट डिमांड, तीसरा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिसिट डिमांड, चौथा सॉल्यूशन ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड फिफ्थ मेजरमेंट ऑफ डेफिसिट डिमांड। ये 5 कॉन्सेप्ट आज हमारे होंगे आज की वीडियो क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट डिमांड। तो अब डेफिसिट डिमांड का कॉन्सेप्ट कहता क्या है? इट रेफर टू द कंडीशन वेयर एडी इज लेस देन एएस। यानी ये कंडीशन कौन सी है? जहां पे एडी इज लेस देन एएस। ठीक है ना? ये हमारी वो कंडीशन है जहां पे हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट डिमांड हमारी एग्रीगेट सप्लाई से कम है। यानी डिमांड कम है और मार्केट में उसकी सप्लाई ज्यादा हो रही है। जब सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो केस कौन सा हो जाता है? डेफिसिट डिमांड अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इन द इकोनॉमी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया कि हमारी इकोनॉमी में जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं, मतलब जितने भी लोग हैं केपेबल, एबल एंड विलिंगनेस टू वर्क, उन सभी को जॉब मिली हुई है। वो सभी लोग जॉब पे हैं, काम कर रहे हैं विद द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी ये जो डेफिसिट डिमांड अराइज हो रही है, ये जो डेफिसिट डिमांड हमारी है, ये डेफिसिट डिमांड हमारी जो अराइज होती है, इसमें हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट विद द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे वर्कर्स हमारे जो हैं, वो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। वर्कर्स तो पूरे मन से काम कर रहे हैं, वर्कर्स सारी अपनी एफिशिएंसी दिखा रहे हैं, प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं। बट इकोनॉमी में क्या हो रहा है? खर्चा ही नहीं है। लोग खर्चा करना चाहते ही नहीं, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। तो जब डिमांड ही नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगी। और जैसे ही हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाएगी, तो कंडीशन हो जाएगा मेरा डेफिसिट डिमांड। अब ये तो कॉन्सेप्ट की बात होगी। अब बात करते हैं कारण क्या है, कैसे डिमांड कम हो जाती है। ये जो डिमांड हो रही इकोनॉमी, इतनी बड़ी हमारी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी इकोनॉमी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमारा डेफिसिट डिमांड अराइज हो जाता है? तो चलिए बात करते हैं इसके कॉजेज की। कॉजेज में मेरा पहला आता है रिडक्शन इन कंजप्शन। सी फॉर कंजप्शन। तो रिडक्शन इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि जब हमारी इकोनॉमी में कंजप्शन होना कम हो जाता है। बंद तो हो नहीं सकता क्योंकि कंज्यूम तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। बट जब हमारी इकोनॉमी में कंजप्शन कम हो जाता है, जो लोग हैं वो कंज्यूम करना कम कर देते हैं, तो क्या होता है? फिर डिमांड कम हो जाती है। जैसे इस टाइम पे लॉकडाउन है, लॉकडाउन के स्टेज में जो लोग हैं वो ज्यादा एक्सपेंडिचर तो कर नहीं रहे, क्योंकि बाहर ट्रैवल कर नहीं पा रहे हैं, मूवीज देख नहीं पा रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा नहीं पा रहे हैं, तो उनके एक्सपेंसेस क्या है? बहुत कम हो गए। जब उनके एक्सपेंसेस कम हो गए हैं, वो कंजप्शन कम कर रहे हैं, तो क्या होगा? इकोनॉमी में खर्चा नहीं होगा। और जब हमारी इकोनॉमी में खर्चा नहीं होगा तो क्या होगा? मेरी डेफिसिट डिमांड हो जाएगी, क्योंकि डिमांड तो हो ही नहीं रही ना। अब जैसे मूवीज थिएटर बंद है तो उनकी तो डिमांड हो नहीं रही है। जब उनकी डिमांड नहीं हो रही तो क्या होगा? उनके केस में डिमांड कैसी हो गई? डेफिसिट हो गई। ट्रेवल हो नहीं रहा, लोग घूमने जा नहीं पा रहे, ठीक है, रेस्टोरेंट अभी तक बंद ही चल रहे थे, मंदिर बंद चल रहे हैं। तो यानी कि जब आपके बिजनेस सेक्टर्स, आपके सर्विस सेक्टर शटडाउन हो, लॉकडाउन की स्टेज में हो, तो उस केस में क्या होता है? हमारी डिमांड हो नहीं रही है। और जब डिमांड नहीं होगी तो क्या होगा? मेरी जो हमारी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई थी, यानी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, उससे मेरी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो मेरा जो एक्सपेंडिचर है इकोनॉमी में वो कम हो जाएगा। तो पहला रीजन यहाँ पे क्या हो गया? रिडक्शन इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सेकेंड आता है रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दूसरा यहाँ पे क्या है? रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब जो प्रोड्यूसर है फिर वो इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा, क्योंकि जब वो देख रहा है कि मार्केट में, इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है, लोग उसको कंज्यूम ही नहीं करना चाहते हैं, तो मेरा प्रोड्यूसर क्या कह रहा? छोड़ो, हम बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि डिमांड है नहीं, लोग मांगते हैं नहीं, तो हम बना के करेंगे क्या? हम नहीं बनाएंगे गुड्स। तो जब मेरा प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो मार्केट में गुड्स बनाएगा नहीं, तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। और चाहे हमारा कंजप्शन हो या हमारा इन्वेस्टमेंट हो, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट ये दो कंपोनेंट मिलके ही तो मेरी एडी बनाते हैं। और जब एडी में मेरा कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों ही कम है, तो एडी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो बात समझ में आ गई? पहला क्या है? रिडक्शन इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरा रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तीसरा है हमारा
रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट ने भी खर्चा करना बंद कर दिया। वो देख रही है कि जब प्राइवेट वालों को कोई मतलब नहीं है, प्राइवेट वाले खर्चा नहीं कर रहे हैं, उनको अपनी पड़ी नहीं है, हम क्यों कूदें, हमें क्या जरूरत खर्चा करने की, हम क्यों करें खर्चा, हम भी नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने भी एक्सपेंडिचर करना इकोनॉमी में कम कर दिया है, क्योंकि वो भी देख रही है कि मार्केट में इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है। जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है, कंज्यूमर डिमांड ही नहीं कर रहा है, वो कुछ परचेज करना ही नहीं चाहता है, तो क्या होगा, जब डिमांड नहीं है कंजप्शन नहीं है, कंजप्शन नहीं है तो गवर्नमेंट भी क्या कंज्यूम करेगी, या गवर्नमेंट भी क्या इन्वेस्ट करेगी, गवर्नमेंट भी छोड़ देती है। तो इन शॉर्ट हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है और गवर्नमेंट सेक्टर है, जब ये दोनों ही लोग मार्केट में एक्सपेंडिचर करना बंद कर देते हैं तो मेरी एडी जो है वो कम हो जाती है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है डिक्लाइनिंग इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट भी कम हो गया, क्यों, क्योंकि प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा है, हम इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन नहीं है, और जब प्रोडक्शन नहीं है तो एक्सपोर्ट भी नहीं है। अगर हम एक्सपोर्ट करते तो उसमें कुछ खर्चा होता तो भाई इकोनॉमी में जमा डिमांड बढ़ जाती, क्योंकि डिमांड बाहर से लोग करते ना, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम दूसरी कंट्री को कर रहे होंगे, तो दूसरी कंट्री वाले हमारे जब प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे तभी तो एक्सपोर्ट होगा। लेकिन जब बाहर वाले डिमांड ही ना करें तो एक्सपोर्ट होगा नहीं होगा। तो जब हमारे एक्सपोर्ट पे कमी आ जाती है कि हम इतने गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट कर पाए, तो उससे क्या होगा, मेरा भी एक्सपेंडिचर और कम हो जाएगा। और लास्ट, राइज इन इंपोर्ट। इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहा है, मतलब बाहर से सामान मंगवा ले रहे हैं। तो जब बाहर से हम सामान मंगवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आप रोज बाहर रेस्टोरेंट से खाना मंगवा लेंगे तो घर में जो पड़ी सब्जियां उसका क्या होगा, बेकार, बर्बाद। तो आप सब्जियां खरीदोगे, कभी नहीं खरीदोगे, हमेशा बाहर से ऑर्डर होगा। तो हमारे जो कॉजेज है हमारे डेफिसिट डिमांड के, कि किन वजहों से हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाती है, तो रीजन क्या क्या है, रिडक्शन इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन एक्सपोर्ट एंड इंक्रीज इन इंपोर्ट। ये हमारे 5 रीजन है जिस पे हमारा जो डेफिसिट डिमांड है वो कम हो जाता है, या इन 5 कारणों की वजह से हमारा जो डेफिसिट जो डिमांड है वो डेफिसिट हो जाता है। बात समझ में आ गई। अब ये तो मेरे कॉजेज हो गए, अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशंस के ऊपर। नहीं, आप पहले सॉल्यूशंस तो पहले बाद में देख लेंगे कि सॉल्यूशन सॉल्व कैसे करना है। पहले जो ये कॉजेज हैं, जो ये कारण है, ये कारण हमारी इकोनॉमी पे क्या असर डालेंगे। मतलब अगर डेफिसिट डिमांड हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, तो उससे हमारी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, पहले वो समझते हैं। तो इकोनॉमी में क्या होगा, पहला, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कंडीशन कौन सी आ जाएगी, अंडर एम्प्लॉयमेंट की, जहां पे एडी इक्वल एएस तो है। अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता था, एडी इज इक्वल टू एएस तो है, बट जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो अपनी फुलर एफिशिएंसी के साथ वर्क परफॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि भाई जब काम ही नहीं है, प्रोडक्शन ही नहीं करना है, तो लेबर क्या प्रोड्यूस करेगा, वो तो आएगा पड़ा रहेगा, ज्यादा 2-4 गुड्स बना के दे जाएगा जितनी मार्केट में डिमांड है। तो अल्टीमेटली तो वो तो अपनी पूरी एफिशिएंसी इस्तेमाल नहीं कर रहा ना, वो तो पूरी एफिशिएंसी के साथ काम कर ही नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है। जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो जो लेबर है वो प्रोड्यूस करके करेगा क्या, वेस्ट ही तो हो जाएगा। तो लेबर प्रोड्यूस नहीं करेगा, और जब लेबर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो उससे क्या होगा, तो वो एम्प्लॉयड तो है, वो काम तो कर रहा है, बट वो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर रहा। तो पहला कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, यानी कि पहले जो ड्रॉबैक होगा डेफिसिट डिमांड से आपकी इकोनॉमी पे जो पहला असर पड़ेगा वो क्या होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट। समझ आ गई। अब दूसरा क्या होगा, डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी का मतलब है डिफ्लेशन, यानी कि मंदी का दौर आ जाएगा। तो जब मार्केट में या इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं हो रही है, डिमांड ही नहीं है आपके प्रोडक्ट की, कोई मांग ही नहीं रहा आपका प्रोडक्ट, तो क्या होगा, अनसोल्ड बचेगा। जब अनसोल्ड बचेगा तो हम क्या करेंगे, प्राइसेस कम करके बेचेंगे, कि भाई प्राइसेस कम कर दो यार, कुछ तो बिकेगा, कुछ तो बिक जाए। और जहां आपके प्राइसेस कम हुए तो क्या होगा, मंदी आ गई। कहते हैं ना 10 की चीज 8 में, 10 की चीज 6 में, 10 की चीज 5 रुपए में। तो ये क्या है, 10 रुपए का आइटम जब 5 रुपए में मिलने लगे तो मतलब क्या होगा, उसकी मार्केट में कोई पूछ नहीं रहा, कोई डिमांड नहीं कर रहा है, तो क्या हो रहा है, उसको सस्ते में बेचा जा रहा है। तो जब हमारी इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड होगी, तो डेफिसिट डिमांड होने से क्या होगा, डिफ्लेशन आ जाएगा, यानी कि मंदी का दौर आ जाएगा, जिसमें हमारी इकोनॉमी में हर चीज जो है बहुत ज्यादा सस्ती हो जाएगी, और जो मेरा प्रोड्यूसर है उसको प्रॉफिट अर्न। अब जब उसको प्रॉफिट अर्न नहीं होगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि जो चीज उसने 8 रुपए में बनाई थी और 10 में बेच रहा था, अब वो 10 में तो बिक नहीं रही है, तो क्या कहेगा, चाहे काम करते हैं 9 में बेच देते हैं काम,
8 में ही बेच दो यार, बिक जाए, कम से कम जो मेरा पैसा लगा है वो तो निकल आए। तो जब वो इकोनॉमी में अनसोल्ड स्टॉक पड़े रहेंगे तो अनसोल्ड स्टॉक को क्लियर करने के लिए वो क्या करेगा, प्राइसेस कम करेगा, और जब प्राइसेस कम करेगा तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। क्योंकि जो चीज पहले 10 रुपए की बिक रही थी अब वही सेम प्रोडक्ट 8 रुपए का बिक रहा है, 2 रुपए का नुकसान हो गया, प्रॉफिट कम हो गया ना, 2 रुपए से प्रॉफिट कम हो गया। तो यही मेरा कहलाता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। और लास्ट जो मेरा नुकसान होगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनडिजायर्ड स्टॉक। हमारी इकोनॉमी में अनडिजायर्ड स्टॉक आ जाएंगे, क्योंकि जब बिक ही नहीं रहा है, सामान ही नहीं बिक रहा है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, दुकान में पड़ा रहेगा, और जब दुकान में पड़ा रहेगा तो क्या होगा, अनडिजायर होगा। लोग चाहते नहीं रखना लेकिन रखा हुआ, क्योंकि बिक नहीं रहा इकोनॉमी में। तो अगर हमारी डेफिसिट डिमांड होती है तो डेफिसिट डिमांड का रिजल्ट क्या होगा, पहला अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लोग काम नहीं करेंगे, दूसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट कि उनको सस्ते दामों में बेचना पड़ेगा तो उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तीसरा जब मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी तो उससे क्या होगा, अनडिजायर्ड स्टॉक अराइज हो जाएगा, यानी कि मार्केट में वो गुड्स अराइज हो जाएंगे जो हमें नहीं चाहिए, मतलब हमें लग रहा था बिक जाएंगे बट वो नहीं बिक रहे, अनडिजायर्ड स्टॉक पड़ा रहेगा। और लास्ट मेरा आता है डिफ्लेशनरी गैप। हमारी मार्केट में मंदी का दौर आ जाएगा, जिस मंदी में जो हर आइटम है हमारा बहुत कम दामों पे मिलने लगेगा। ये हमारे 4 कॉन्सिक्वेंसेज हैं या 4 रिजल्ट है ऑफ द डेफिसिट डिमांड की। अगर हमारी इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड होती है तो ये हमारे उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे या ये हमारे उसके रिजल्ट होंगे। कारण समझ में आ गया, जो इकोनॉमी पे असर होने वाला है वो समझ में आ गया। अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशंस के ऊपर कि हम क्या ऐसा अपनाएं, क्या ऐसा करें, क्या चीज ऐसी कर दें जिससे हमारी जो डेफिसिट डिमांड है ये सही हो, मार्केट में फिर से डिमांड होने लगे, हम क्या ऐसा कर रहे हैं। तो अगर मार्केट में डिमांड नहीं हो रही है, डेफिसिट डिमांड है, लोग परचेज ही नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करोगे, पहला काम आप क्या करोगे, इंक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आप कंजप्शन करने लगोगे। अब आप कहोगे सर जब लोग खर्चा ही नहीं करना चाहते तो कंजप्शन कैसे होगा, फाइनेंस पे चीजें अवेलेबल करा दो सस्ते दामों पे, जो आइटम 1 लाख रुपए का है उसमें दिखा दो भैया सिर्फ 5,000 रुपए की डाउन पेमेंट, बाकी ईएमआई। तो आदमी क्या कहेगा, यार 1 लाख रुपए का था, 5,000 रुपए की डाउन पेमेंट मिल रहा, हटाओ ले लेते हैं। तो जहां उसने 5,000 रुपए खर्चा किए तो पहले तो 5,000 रुपए ये चला गया, फिर हर महीने वो ईएमआई देगा, तो क्या होगा, कंजप्शन हुआ ना, खर्चा हुआ ना, इकोनॉमी में खर्चा अपने आप हो जाएगा। और जब उसके जैसे 1000 लोग खर्चा करेंगे तो क्या होगा, डिमांड होने लगी, और जब डिमांड होने लगेगी तो क्या होगा, प्रोड्यूसर भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेगा। तो पहला हम काम क्या करेंगे, किसी भी तरह से इकोनॉमी में कंजप्शन एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कराओ, लोगों की डिमांड क्रिएट कराओ, लोगों को बताओ कि आपको इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। ठीक, तो क्या होगा, जब आप लोगों को ये बताओगे, ये उनको एहसास दिलाओगे कि भाई आपको इसकी जरूरत है, खरीदो इसको, परचेज करो, तो क्या करेंगे, वो कंज्यूम करेंगे, और जहां उन्होंने कंजप्शन किया वहां मार्केट में पैसा फ्लो होगा, और जैसे ही मार्केट में पैसा फ्लो होगा इकोनॉमी अपने आप धीमे धीमे सही होने लगेगी। दूसरा, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जब हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम ज्यादा करेगा तो जाहिर सी बात है कि जो प्रोड्यूसर है वो भी तो प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जब डिमांड होने लगेगी, पहले 2 गुड्स की डिमांड थी तो प्रोड्यूसर इतना सोच नहीं रहा था, लेकिन जब 200 गुड्स की डिमांड होने लगी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, बनाओ भैया बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, जितने ज्यादा बना पाओ बनाओ, क्योंकि भैया डिमांड हो रही है, अब पैसा मिलने वाला है। तो क्या होगा, जब कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, लोग कंजप्शन करना शुरू करेंगे, तो उससे क्या होगा, प्रोड्यूसर की भी इनकम होगी, और जब प्रोड्यूसर की इनकम होगी तो वो भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचने लगेगा। बात समझ आ गई। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी इंक्रीज कर दो, फिर गवर्नमेंट भी खर्चा करने लगेगी, क्योंकि वो जब ये देखेगी कि भाई हाउस होल्ड भी खर्चा कर रहा, प्रोड्यूसर भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, अपनी तरफ से प्राइवेट सेक्टर जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे इकोनॉमी को अच्छा किया जाए, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, चलो यार हम भी थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं, ये लो ये चीज सब्सिडी में ले जाओ, सस्ते दामों पे ले जाओ, लो ट्रांसपोर्टेशन फ्री, लो एजुकेशन फ्री, लो इलेक्ट्रिसिटी फ्री, लो ये चीज सस्ते दामों पे, ये लो लोन ले जाओ, तो क्या होगा, गवर्नमेंट भी फिर आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने लग जाएगी। तो सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे, पहला इंक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, चौथा इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ज्यादा करने लगो, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट कब होगा, जब मार्केट में डिमांड होगी, या जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा करने लग जाओगे तो क्या होगा, फॉरेन मार्केट में वो गुड्स अवेलेबल होंगे, जब फॉरेन मार्केट में वो गुड्स अवेलेबल होंगे ऑल द टाइम तो लोगों की नजर में होंगे, और जब लोगों की नजर में होंगे
तो अपने आप सामान बिकने लगेगा। कहते हैं ना हिंदी में कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है, जो लोगों को दिखेगा वो बिकेगा। तो जब आपके प्रोडक्ट मार्केट में, आपकी ओवरऑल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड में आपके अवेलेबल है, तो क्या होगा? बिकेगा। जैसे चाइना प्रोडक्ट, हम लोग बहुत कहते हैं चाइना नहीं इस्तेमाल करेंगे, चाइना नहीं इस्तेमाल करेंगे, चाइना नहीं इस्तेमाल करेंगे, चाइनीज प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे, बट एक्चुअली में तो हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट से ही घिरे हुए ना। क्यों? क्योंकि चाइना वालों ने इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट कर रखा है, इतने ज्यादा प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च कर रखे हैं, इतने ज्यादा उन्होंने फैसिलिटी दे रखी हुई है, इतने ज्यादा फीचर दे रखे हैं कम दामों पे, जिससे क्या है, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जब लोग अट्रैक्ट होते हैं तो वो उसको परचेज करते हैं। जहां उन्होंने परचेज किया उसकी डिमांड बढ़ गई। तो आपने परचेज कैसे किया? क्योंकि वो आपको दिख रहा है, और जब वो दिख रहा है तो वो बिक रहा है। जैसे एग्जाम्पल, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, ओप्पो और वीवो का। एक टाइम था कि ओप्पो और वीवो कंपनी ने पूरे कानपुर को, मैं सिर्फ कानपुर की बात करता हूँ, पूरे कानपुर को उन्होंने हरा और नीला कलर कर दिया था। हर जगह ओप्पो वीवो बैनर लगे हुए, होर्डिंग्स लगी हुई है, ऐड आ रहे हैं, हर जगह ओप्पो वीवो दिख रहा, मतलब आप जहां नजर घुमाओ वहां ओप्पो वीवो। तो क्या हुआ, लोगों की नजर में आ गया कि ओप्पो वीवो जैसा भी कोई ब्रांड आया है मार्केट में। तो उससे क्या हुआ, जब लोग मोबाइल खरीदने गए, यार वो दिखाओ जो ओप्पो वीवो का ऐड आता है, वो कैमरा फोन और म्यूजिक फोन, वो दिखाओ जरा। दिखाया, पसंद आया, तो क्या हुआ, जब वो मार्केट में लोगों को दिखा, उसकी अवेलेबिलिटी हुई, जब वो दिखा तभी तो वो बिका। तो उससे क्या हुआ, मार्केट में इकोनॉमी बढ़ गई, क्योंकि लोगों ने खर्चा किया। तो क्या होगा, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। और लास्ट आता है डिक्लाइनिंग इन इंपोर्ट। इंपोर्ट करना कम कर दो। जैसे भी कहा जा रहा है ना, आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत बनोगे भाई, हम खुद बना लेंगे, हमें जो चीजें चाहिए, जो चीजें हमारे लिए जरूरी हैं और हम उनको अपने आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हम प्रोड्यूस कर लेंगे, हमें बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस क्या हो गए, जस्ट जो आपके कारण हैं, जो आपके कॉजेज हैं, उन्हीं कॉजेज को आप उल्टा कर दोगे तो वो आपके सॉल्यूशंस बन गए। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड डिक्रीज इन इंपोर्ट। ये आपके 5 सॉल्यूशंस हो गए आपके टू करेक्ट द डेफिसिट। आज समझ में आ गई? अब बढ़ते हैं इसके ग्राफ की तरफ। ग्राफ का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कर लेते हैं। हमारे ग्राफ ये ड्रॉ होगा, ये होगी हमारी एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में होगी हमारी इनकम, वाई एक्सिस में हमारी होगी एग्रीगेट डिमांड या फिर हमारा एक्सपेंडिचर। अब जैसे कि आप सबको पता है कि जो इनकम है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होती है। इनकम को हमने यहाँ से अराइज किया, ये मेरी इनकम यहाँ से अराइज हुई, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से होते हुए ये मेरी इनकम हो गई। अब इसको हम इनकम कहें या एग्रीगेट सप्लाई कहें, बात एक ही है, क्योंकि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल चीज होती है। इनकम का जो ग्राफ होता है, उसका जो एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री का। मतलब इनकम ग्राफ जब आप बनाओगे, इनकम का जब आप स्लोप बनाओगे, तो उस इनकम के स्लोप का जो एंगल होगा वो होगा 45 डिग्री का। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर हमारा है, ये हमारी 2 चीजों पे चलता है, प्लान्ड और एक्चुअल आउटपुट। हमने सोचा कितना था और हमने बनाया कितना है। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज चलेगी। यहाँ पे हमारी एडी के 2 ग्राफ होंगे, एडी के 2 कर्व होंगे। पहला कर्व होगा जो हमने सोचा था, हमने प्लान किया है कि 100 गुड्स मेरे बन जाएंगे। दूसरा कर्व जो होगा वो मेरे एक्चुअल आउटपुट होगा कि एक्चुअली में कितने गुड्स बने हैं। तो हमने कर्व यहाँ पे ड्रॉ किया, 2 कर्व है, एक मेरा एडी ये जी पॉइंट से है, एक एडी मेरा यहाँ पे बी पॉइंट से। ठीक, एडी जो ये पी है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है पी, पी का मतलब यहाँ पे है प्लांट और यहाँ पे मतलब है एक्चुअल। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने 2 एडी के कर्व बनाए हुए हैं, एक मेरा एडी एफ है यानी कि जो मैंने सोचा हुआ था, एक एडीपी है जो मेरा एक्चुअल में आउटपुट हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, 2 चीजें देखो कि यहाँ पे 2 चीजें क्या है कि डिमांड जो हो रही है मेरे प्रोडक्ट की, हमने क्या करा, हमने जो डिमांड हम कर रहे हैं वो डिमांड मेरी कैसी है, डेफिसिट डिमांड है। तो डेफिसिट डिमांड देखो, यहाँ पे हमने सोचा कितना था कि मेरे इतने गुड्स बन जाएंगे, मैंने सोचा था कि मेरे इतने गुड्स तो बन ही जाएंगे, बट बन कितना है एक्चुअली में ये, तो इतने अमाउंट से कम बन रहे हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, डेफिसिट डिमांड। तो इस डेफिसिट डिमांड में मेरे 2 कर्व बनेंगे, एक होगा एक्चुअल का और एक होगा प्लान्ड का। जब डेफिसिट डिमांड है तो डेफिसिट डिमांड के केस में डिमांड कम है ना, तो डिमांड कम कब होगी, जब जितना हमने प्लान किया था मेरे प्लान्ड आउटपुट से मेरे एक्चुअल आउटपुट कम हो जाएगा, तो वहां पे हो जाएगा डेफिसिट डिमांड।
तो प्लान्ड आउटपुट ज्यादा होगा, एक्चुअल आउटपुट कम हो जाएगा, तो वो मेरा कहलाएगा डेफिसिट। अब इस डेफिसिट डिमांड में जो मेरा यहाँ पे ये वाला पॉइंट था, इससे मेरी इनकम आ रही थी एंड पॉइंट पे, ये मेरी कहलाएगी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये क्या है, ये तो डेफिसिट डिमांड का केस था ना। और जब भी डेफिसिट डिमांड होती है तो उस केस में क्या होता है, लोग मन लगा के काम नहीं करते, क्योंकि जब डिमांड ही नहीं है तो वो प्रोडक्शन नहीं करते हैं, प्रोडक्शन नहीं करते तो अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाती है। लेकिन वही जो मेरा ई पॉइंट था, ई पॉइंट में इनकम मेरी एम हो रही थी, क्यों हो रही थी, क्योंकि जो लोग हैं वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहे हैं, मतलब जितनी उनकी एफिशिएंसी है, वो जितना मन से काम कर सकते हैं, जितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हैं, वो उतनी एफिशिएंसी के साथ काम। तो जो मेरा पहला वाला पॉइंट है एन वाला, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा, जो एम वाला है वो फुलर एम्प्लॉयमेंट वाला होगा। दूसरी चीज जो मेरा क्यू पॉइंट है वो मेरा डेफिसिट डिमांड होगा, जो ई पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड डिस्कस किया, जिसमें उसके कॉजेस थे, कॉन्सिक्वेंसेस थे, सॉल्यूशंस थे, एंड ये लास्ट मेरा मेजरमेंट ऑफ डेफिसिट डिमांड। आज हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास, जो कि हमारे टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके कॉन्सेप्ट्स, किसके कॉन्सेप्ट्स क्या कहते हैं। सेकेंड टॉपिक मेरा होगा कॉजेज, यानी क्या कारण होते हैं जो हमारी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड हो जाती है या डिमांड ज्यादा हो जाती है। तीसरा इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस, कि अगर डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा डिमांड है इकोनॉमी में, तो उससे हमारी इकोनॉमी पे असर क्या पड़ेगा, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। नेक्स्ट को टॉपिक होगा हमारा सॉल्यूशंस, कि इसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और लास्ट होगा हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने जो एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड के 5 कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, दूसरा कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड, तीसरा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सेस डिमांड, चौथा सॉल्यूशन ऑफ एक्सेस डिमांड, एंड फिफ्थ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेस डिमांड। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड के ऊपर। सबसे पहले क्या बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है एक्सेस डिमांड। तो बेसिकली जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या हो गया, एक्सेस मतलब ज्यादा, एक्सेस का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाती है जब चीजें। तो एक्सेस डिमांड का यहाँ पे मतलब है कि जब आपकी इकोनॉमी में जो डिमांड है, जो लोग डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, तो वो सिचुएशन आ जाती है मेरी एक्सेस डिमांड की। तो इट रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS। हमारी ये जो कंडीशन होती है, कंडीशन कौन सी होती है, जब एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि मेरी जो एग्रीगेट डिमांड है वो ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम है। तो जब हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाती है और एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाती है, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेस डिमांड। बात समझ में आ गई। अब आप समझ लेते हैं इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ये डिमांड ज्यादा हो जाती है, मतलब क्या ऐसी चीजें होती है इकोनॉमी में, क्या ऐसे काम होते हैं इकोनॉमी में जिससे हमारी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो पहला, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आई का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार पीछे न्यूमेरिकल्स में भी बताया है, लास्ट अपनी जो वीडियोस थी उसमें भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, कि आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन ये दोनों ही मेरे एडी के पार्ट होते हैं, जैसे कि हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी में पढ़ते हैं CI, ठीक है ना। तो इसी तरह जो ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट भी तो एक तरह का एक्सपेंडिचर ही है। जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूसर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहा है ताकि गुड ज्यादा प्रोड्यूस हो। तो जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो रॉ मटेरियल खरीद के ला रहा होगा, मशीनरीज खरीद के ला रहा होगा, लेबर्स को पैसा दे रहा होगा, कुछ ना कुछ खर्चा ही तो कर रहा होगा ना। तो जब जैसे ही उसने खर्चा किया, तो अगर उसने रॉ मटेरियल खरीदा तो प्रोड्यूसर ने रॉ मटेरियल की डिमांड कर ली। अगर प्रोड्यूसर ने मशीन्स में इन्वेस्ट किया, मतलब मशीन खरीदने में इन्वेस्ट किया, तो उसने मशीन की डिमांड कर ली। अगर उसने लेबर को पैसा देने में खर्चा किया तो उसने लेबर की डिमांड कर ली। यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो जिस भी चीज में इन्वेस्टमेंट करेगा वो उस चीज की डिमांड कर रहा है, और जैसे ही उसने उस चीज की डिमांड करी तो क्या होगा, डिमांड ज्यादा होगी, और जब डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक्सेस डिमांड हो जाएगी। तो पहली चीज क्या हो गई कि जब मेरा प्रोड्यूसर सेक्टर, यानी जो मेरा प्रोड्यूसर डिपार्टमेंट है, जब वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने लग जाता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसको नीड होती करने की, तब हमारा एक्सेस डिमांड अराइज हो जाता है। दूसरा मेरा आता है इंक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर।
कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया ऐसी चीजें जिनको हम लोग खरीदते हैं फॉर द सेल्फ कंजप्शन, अपनी नीड या वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हम जिन चीजों का कंजप्शन करते हैं वो मेरी कहलाती है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जैसे आपने वेजिटेबल्स खरीदी, खुद खा ली, आपने बाइक खरीदी, खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, कार खरीदी, खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो भी चीजें आपने परचेज करी हैं और उसके बाद आप उसको सेल्फ कंजप्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मेरी कहलाती है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो जब इकोनॉमी में सारे ही लोग कंजप्शन ज्यादा कर देंगे कि वो कंजप्शन पे ज्यादा खर्चा करेंगे, तो क्या होगा, डिमांड ही तो बढ़ेगी, तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। तीसरा, इंक्रीज इन जी का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर हमारी जो गवर्नमेंट है वो खर्चा करना ज्यादा कर दे, खर्चा कैसे ज्यादा कर दे, लोगों को सस्ते दामों पे चीजें दिलवा दे, लोन्स ऑफर करा दे, तो जब लोन ऑफर होगा तो भी तो भाई गवर्नमेंट का खर्चा हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट लोन बांट रही है और लोगों के पास पैसा आ रहा है। या फिर गवर्नमेंट आपको कुछ कंसेशनल रेट पे चीजें ऑफर करा दे, तो जब कंसेशनल रेट पे चीजें ऑफर कराएगी तो चीजें सस्ती हो गई, तो जो सस्ती हुई है उसमें गवर्नमेंट का मतलब खर्चा हुआ होगा ना कुछ, लेकिन सस्ती मिल रही है तो लोग ज्यादा परचेज करेंगे। गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज ऑफर कर दे तो गवर्नमेंट के खर्चे होना शुरू हो जाए। तो इन शॉर्ट, अगर आपकी गवर्नमेंट किसी तरह के एक्सपेंसेस करने लगती है और उन एक्सपेंसेस से हमारी इकोनॉमी में जो डिमांड हो रही किसी चीज की वो बढ़ जाती है, तो वो भी सिचुएशन हमारी अराइज होती है एक्सेस डिमांड। ठीक बात। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन एक्स। एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट। एक्स का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे बात हो रही है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट की, कि जब हमारी इकोनॉमी से एक्सपोर्ट होना ज्यादा हो जाए। एक्सपोर्ट ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, इंडिया वाले अमेरिका को दवाइयां दे रहे हैं। जैसे अभी देखा था आपने लॉकडाउन के स्टेज में ही कि इंडिया वालों ने सारे जितने भी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज से उनको मेडिसिन प्रोवाइड कराई थी। तो जब वो इंडिया वाले मेडिसिन एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने डिमांड करी होगी, तभी तो हम दे रहे हैं ना। अगर वो डिमांड नहीं करते तो हम दे पाते, नहीं दे पाते। तो जब बाहर की कंट्रीज ने हमारे प्रोडक्ट की डिमांड करी है तभी तो हमने उनको एक्सपोर्ट किया है ना। तो जब हमने उनको एक्सपोर्ट किया है यानी डिमांड ज्यादा हुई, तो भी मेरी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी। तो जब इकोनॉमी में एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा या एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगेगा, तो भी हमारी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है मेरा डिक्रीज इन एम। एम का मतलब होता है इंपोर्ट। एम का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट। तो यहाँ पे है डिक्रीज इन इंपोर्ट। जब आप इंपोर्ट करना कम कर दोगे, क्या होगा, जब आप बाहर से चीजें लाना कम कर दोगे तो उससे क्या होगा, जो आपकी होममेड चीजें हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे इस समय बहुत सारे कैंपेन चल रहे हैं कि वोकल फॉर द लोकल, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो ये सारी चीजें क्या, ये इंडिया को प्रमोट करने के लिए तो हो रही है कि जो भी चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं तो वो चीजें सिर्फ इंपोर्ट कराएं जो हम नहीं बना सकते हैं। अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम बना सकते हैं और उसको इंपोर्ट कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि उसको इंपोर्ट करना बंद कर दें और उन चीजों को हम खुद ही बनाने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आप ये मार्कर बाहर से इंपोर्ट करा रहे हो, आप ये मार्कर बाहर से इंपोर्ट कर, चाइना से आ रहा है। फॉर एग्जांपल, ये मार्केट चाइना से आ रहा है, ठीक। अब आपने क्या किया, यार ये मार्कर तो यार हम भी बना सकते हैं इंडिया में, तो हम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आज से चाइना से इंपोर्ट करना बंद, आज से मैं ये मार्कर खुद बनाऊंगा, आज से ये मार्कर मेड इन इंडिया कहलाएगा, इंडिया में बनेगा ये मार्कर। तो इससे क्या हुआ, जो चीजें हम अपने आप बना सकते हैं, अपने इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन चीजों का इंपोर्ट कम कर दो। तो जब आप उन चीजों का इंपोर्ट कम कर दोगे तो आपकी डोमेस्टिक मार्केट में इन चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी। क्योंकि पहले चाइना से आ रही थी तो टैक्स लग रहा था, बहुत सारे अदर उनमें एक्सपेंसेस हो रहे थे, बट जब वही चीजें इंडिया में बनने लगेंगी तो वो टैक्स बचेगा, वो कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी बचेगी, ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बचेंगे, बहुत सारे खर्चे बच जाएंगे ना, तो ये और सस्ता मिलने लगेगा। तो जब ये बहुत सस्ता हो जाएगा तो लोग इसकी डिमांड बढ़ा देंगे। तो डिक्रीज इन इंपोर्ट से क्या होगा, जब इंपोर्ट डिक्रीज हो जाएगा यानी बाहर की चीजों की डिमांड हम कम कर रहे हैं और घर की चीजों की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेरे घर की जो डिमांड होगी उसमें एक्सेस हो जाएगा और मेरी एक्सेस डिमांड की कंडीशन अराइज हो जाएगी। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है कट इन टैक्स रेट। कट इन टैक्स रेट का मतलब क्या हो गया, हमने टैक्स रेट में कटौती कर दी है। टैक्स रेट मतलब बहुत कम कर दी है। तो जब आप टैक्स रेट कम कर दोगे तो जाहिर सी बात है वो चीजें भी तो सस्ती हो जाएंगी। अब जैसे ये मार्कर 20 रुपए का है, ठीक है, ये मार्कर कितने का है, 20 रुपए का है। इस मार्कर पे 20% टैक्स लग रहा है। 20 रुपए के मार्कर पे 20% का टैक्स, यानी कि 4 रुपए टैक्स हो गया। अब मार्कर कितने का हो गया, 20 रुपए का मार्कर प्लस 4 रुपए का टैक्स, टोटल हो गया 24 रुपए।
अब ये मार्कर कितने का हो गया, 24 रुपए का हो गया। बट गवर्नमेंट ऐसा कोई रूल ला दे कि आज से इस प्रोडक्ट पे सिर्फ 10% टैक्स पड़ेगा। तो जहां गवर्नमेंट ने बोला कि इस मार्कर पे 10% टैक्स पड़ेगा, तो यानी अब सिर्फ क्या होगा, सिर्फ 2 रुपए लगेगा, 2 रुपए सस्ता हो गया। जहां 2 रुपए सस्ता होगा तो उससे क्या होगा, लोग डिमांड ज्यादा करने लगेंगे। अब यहाँ पे 2 रुपए की बात है तो आप ये मत सोचेगा कि अरे सर 2 रुपए में क्या हो जाता है, जहां 22 वहां 24। एक बड़े स्केल पे अगर इसको देखा जाए, हम लोग मैक्रो की बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग इसको बड़े स्केल पे देखेंगे तो बड़े स्केल पे क्या होगा, ये 2 रुपए बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी। तो इसीलिए कि जैसे ही हमारे किसी भी चीज पे टैक्सेस कम होते हैं तो वो चीजें सस्ती हो जाती हैं, और जैसे ही वो चीजें सस्ती हो जाती है तो मार्केट में उसका रेट कम हो जाता है। मार्केट में रेट कम हो जाएगा तो लोग उसको परचेज ज्यादा करेंगे, और जब लोग उसको परचेज ज्यादा करेंगे तो उसकी डिमांड क्या होगी, बात समझ में आ गई। अब ये तो मेरे सारे कॉजेस थे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो, कंजप्शन बढ़ा दो, गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस बढ़ा दो, एक्सपोर्ट बढ़ा दीजिए। इन 4 चीजों को इंक्रीज कर देंगे तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी, और अगर आप इंपोर्ट कम कर देते हैं और टैक्स रेट कम कर देते हैं तो भी आपकी एक्सेस डिमांड हो जाएगी। तो ये 6 मेरे कॉजेस थे जिनके थ्रू हमारी जो इकोनॉमी है उसमें एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट आते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर कि इससे रिजल्ट क्या निकलेगा, मतलब अगर एक्सेस डिमांड हो जाती है तो इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। तो पहला, इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या हो गया कि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई आ जाएगी। क्यों महंगाई आ जाएगी भाई, जाहिर सी बात है, जब हमारी इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, डिमांड ज्यादा है यानी लोगों को चीजें चाहिए बट अवेलेबल नहीं है, तो आदमी क्या करेगा, प्राइसेस बढ़ाओ भाई, 2-2 रुपए 3-3 रुपए प्राइसेस बढ़ाओ। उससे क्या होगा, कुछ लोग खरीद पाएंगे, कुछ लोग नहीं खरीद पाएंगे। जब वो लोग नहीं खरीद पाएंगे तो मार्केट में क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। क्योंकि जैसे कि आपने माइक्रो में भी पढ़ा था कि जब हमारे यहाँ डिमांड ज्यादा हो जाती है, माइक्रो लेवल पे ही, कि जब डिमांड ज्यादा हो जाती थी तो हम लोग क्या करते थे, प्राइसेस बढ़ा देते थे, और जैसे ही हम प्राइसेस बढ़ाते थे तो उससे क्या होता था, इन्फ्लेशन आ जाता था। वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी, क्योंकि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में क्या होता है कि जो वर्कर्स हैं वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहे हैं, मतलब अब इससे ज्यादा प्रोडक्शन हम कर ही नहीं सकते हैं, मेरी जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की वो हो चुकी। जैसे अभी इसको इन्फ्लेशनरी गैप वाले को बस इतना से समझ लीजिए यहाँ पे, बाकी इसका इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब हो गया कि मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाता है, मार्केट में महंगाई आ जाती है। इसका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशनरी गैप का, वो इस ग्राफ में भी अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले आगे के पॉइंट देख लेते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप को रखते हैं इस ग्राफ के साथ। ओके, सेकेंड सिचुएशन मेरी आती है स्टैटिक जीडीपी। स्टैटिक जीडीपी का मतलब हो गया कि जब हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन जो है वो हो ही नहीं पा रहा, मतलब गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहे हैं, जो भी वर्कर काम कर रहा है वो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, फुल एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, फुल पोटेंशियल के साथ काम कर रहा है, मतलब वो 10 मिनट बना सकता है तो वो 10 मिनट बना रहा है, अब उससे ज्यादा नहीं बना सकता है। तो उससे क्या होगा, जब मेरी इकोनॉमी में गुड्स अब प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे हैं, गुड्स की क्वांटिटी बढ़ ही नहीं पा रही है क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है विद द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो कहां से गुड्स बढ़ जाएंगे। जब सारे वर्कर जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अब इससे ज्यादा तो प्रोडक्शन हो नहीं सकता। जब इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता यानी कि गुड्स बनेंगे नहीं, जब गुड्स बनेंगे नहीं तो जीडीपी बढ़ेगी नहीं, और जब जीडीपी बढ़ेगी नहीं तो क्या होगा, जीडीपी रुक जाएगी। और जैसे जीडीपी इस स्टेज पे आके रुक गई, ये सिचुएशन मेरी कहलाती है स्टैटिक। तो जब हमारी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड होती है, उस सिचुएशन में जो मेरे वर्कर्स होते हैं वो फुलर एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे होते हैं, और जब वो फुलर एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे होते हैं यानी कि अब इसके बाद वो प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते, और जब वो प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है मेरी जीडीपी भी नहीं बढ़ेगी, और जब मेरी जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो मेरी इकोनॉमी में जीडीपी कैसी हो जाएगी, स्टैटिक यानी स्थिर हो जाएगी। स्टैटिक मतलब कांस्टेंट, स्थिर की फिक्स हो गई है, ना बढ़ रही ना घट रही, कांस्टेंट उसी पे चल रही है। ठीक, नेक्स्ट आता है एक्सेस डिमांड एंड वेजेस प्राइस स्पाइरल। एक्सेस डिमांड एंड वेजेस प्राइस स्पाइरल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जब हमारी में एक्सेस डिमांड होती है, डिमांड इकोनॉमी में ज्यादा हो जाती है, तो उससे क्या होता है, डिमांड ज्यादा है तो चीजें महंगी हो जाएंगी, चीजें महंगी हो जाएंगी यानी प्राइस ज्यादा हो गए। जब प्राइस ज्यादा हो जाएंगे तो जो भी लोग आके खरीदेंगे वो तो आपको प्राइस पे कर रहे हैं ना, और जब वो आपको प्राइस पे कर रहे हैं, 10 में से 5 लोग भी अगर आके दे रहे हैं तो पैसा तो ज्यादा दे रहे हैं ना, उससे आपकी इनकम बढ़ गई, यानी आपके वेजेस, जब आपकी इनकम बढ़ गई तो आप अपने वर्कर्स को भी पैसा ज्यादा दे सकते हो। तो यहाँ पे वेजेस प्राइस स्पाइरल है। स्पाइरल का मतलब होता है दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं, वेजेस बढ़ेगी तो हम प्राइसेस बढ़ा देंगे, क्योंकि जब मेरी इनकम बढ़ रही है, मेरे पास पैसा ज्यादा है तो हम महंगा खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास इनकम ना हो, पैसे ना हो, तो आप क्या कहोगे, अरे नहीं यार बहुत महंगा, हम नहीं लेना, छोड़ो हटाओ नहीं लेना।
लेकिन जब आपके पास इनकम होगी, पैसा होगा, तो आप क्या कहोगे? अरे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, बढ़िया है साहब, आप कितने का? इतने का? ठीक, ये लो पैसा पकड़ो। तो जब वेजेस ज्यादा होती हैं तो वो वेजेस आपके प्राइसेस को भी बढ़ा देती हैं, क्योंकि आपके पास पैसा होता है। और जब प्राइसेस ज्यादा होती हैं तो उससे अल्टीमेटली आपकी इनकम वैसे ही बढ़ जाती है, और जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप वर्कर्स को भी वेजेस ज्यादा दे दोगे। तो वेजेस बढ़ेंगी तो प्राइसेस बढ़ते हैं, प्राइसेस बढ़ेंगे तो वेजेस बढ़ती है। तो ये दोनों ही आपस में स्पाइरली वर्क करते हैं, मतलब इंटरलिंक्ड होते हैं, एक के साथ दूसरा वर्क करता रहता है। तो जब एक्सेस डिमांड होती है, मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है, तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और प्राइसेस बढ़ने की वजह से मेरी वेजेस भी बढ़ती हैं। बात समझ में आ गई? चलो, अब लास्ट आता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि मार्केट में जो डिमांड हो रही है, एक्चुअली एक्सेस डिमांड है, लोग मांग ज्यादा है, बट आप फुलफिल ही नहीं कर पा रहे। मेरे पास किसी भी चीज के 10 स्टॉक पड़े हुए हैं, 10 गुड्स पड़े हैं, किसी भी चीज के 10 मोबाइल फोन्स, मेरे पास सैमसंग के 10 फोन पड़े हुए हैं, बट सामने वाला बंदा कह रहा है जो खरीदना है, भैया हमें 20 चाहिए, वो कह रहा है मुझे 20 चाहिए और मेरे पास सिर्फ 10 पड़े हुए, तो क्या होगा? मैं तो यही कहूंगा ना, भैया 10 पड़े, 10 ले जाओ यार, 10 नहीं है तो क्या किया जाए? तो एक्चुअली मुझे 10 का नुकसान हो गया, क्योंकि वो तो 20 मांग रहा था, डिमांड ज्यादा कर रहा था, एक्सेस डिमांड कर रहा था, बट मेरे पास सप्लाई नहीं थी। जब मेरे पास सप्लाई नहीं थी तो मेरे पास उतने गुड्स का मुझे नुकसान हो गया। वो सिचुएशन मेरी कहलाती है लॉस ऑफ प्रॉफिट। अगर मेरे पास 10 गुड्स और होते तो मुझे 10 गुड्स का और फायदा होता, बट ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक मेरे पास गुड्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, लॉस ऑफ स्टॉक था, तो उससे क्या हुआ? मेरा प्रॉफिट भी। बात समझ में आ गई? अब ग्राफ समझ लेते हैं, ग्राफ में कैसे वर्क करेगा। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने ड्रॉ किया इनकम को, एक्स एक्सिस है मेरी वाई यानी कि इनकम, वाई एक्सिस पे ये हो गई मेरी एडी। इनकम जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, मैंने इनकम को 0 से स्टार्ट किया, ये मेरी y इज इक्वल टू AS हो गई। इनकम का जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। अब यहाँ पे AD क्या होगा? मेरी AD प्लान्ड होती है, हम सोच के ही तो काम करते हैं। तो ये जो मेरा आउटपुट था, फॉर एग्जांपल इसको हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे ये मेरी AD है, ये मेरा 20 आउटपुट है। मैंने सोचा था कि मेरी इकोनॉमी में 20 प्रोडक्ट की डिमांड होगी, तो मैंने 20 बना के रख लिए। तो ये हो गया मेरा एग्रीगेट डिमांड प्लान, P refers to the प्लान, कि मैंने सोचा था कि मेरी इकोनॉमी में 20 प्रोडक्ट की डिमांड करी जाएगी। प्लान है मेरा, सोचा है, हुई नहीं है, प्लान है। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ? सिर्फ 10 की डिमांड हुई। तो उससे क्या हो गया? ये तो मेरी फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन थी। ये मेरी कौन सी थी? AD refers to the full employment condition। फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन का मतलब क्या हो गया? इससे ज्यादा हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मेरे वर्कर्स की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 10 की है, मेरे वर्कर सिर्फ 10 बना सकते हैं, इससे ज्यादा वो नहीं बना सकते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट है ये AD refers to the फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है कि मेरे जो वर्कर है वो 10 से ज्यादा प्रोडक्ट बना नहीं सकते। बट हमारी इकोनॉमी ने कितना सोचा था? 20 का सोचा था। वर्कर बना सकते हैं 10, इकोनॉमी में प्लान हो रहा है 20 का, तो ये एक्स्ट्रा 10 कहां से आएगा? जब हम बना ही नहीं सकते, मेरे पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है 10 गुड्स और बनाने की, तो कहां से आएगा? आएगा ही नहीं। और जब मेरे पास वो 10 गुड्स एक्स्ट्रा नहीं आएंगे तो मार्केट में क्या हो जाएगा? इन 10 गुड्स की शॉर्टेज हो जाएगी। जब 10 गुड्स की शॉर्टेज हो जाएगी तो बाकी लोग क्या करेंगे? उसको कवर अप करने के लिए प्राइसेस बढ़ाएंगे, और जैसे ही प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन दोनों का जो ये गैप होगा वो मेरा कहलाएगा एक्सेस डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप। तो जब मेरे फुल एम्प्लॉयमेंट और प्लान के बीच में जो गैप आ जाता है कि मेरी इकोनॉमी में पोटेंशियल 10 का है बट प्लान हो रहा है कि 20 गुड्स मांगे जा सकते हैं, तो जब मेरा प्लान ज्यादा होता है और फुल एफिशिएंसी वाला कम हो जाता है, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी। बात समझ में आ गई? अब अगर आपको इस एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को सही करना है तो क्या करोगे? डिमांड ज्यादा हो रही है तो डिमांड कम कैसे करेंगे? खर्चे मत करो, सिंपल सी बात है। नहीं करो, डिमांड नहीं चाहिए मुझे गुड्स, तो सिंपल सी चीज है। यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या होगा? डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कम कर दो, क्योंकि जब बिक ही नहीं रहा है तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट कम कर दो, हटा दो, इन्वेस्टमेंट करनी नहीं, मुझे करना ही नहीं इन्वेस्टमेंट। डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन कंजप्शन, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। यानी इन शॉर्ट जिन भी चीजों से आप डिमांड ज्यादा कर रहे थे, अगर आप डिमांड कम कर दोगे तो वो चीजें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी। तो इन्वेस्टमेंट करना, कंजप्शन करना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करना, एक्सपोर्ट करना, इन सबको आप कम कर दो। जैसे ही आप कम करोगे वैसे ही इकोनॉमी जो है वो फिर से बैलेंस हो जाएगी। या फिर
इंपोर्ट ज्यादा कर दो और टैक्स रेट ज्यादा कर दो। तो जैसे ही आप इंपोर्ट ज्यादा करोगे तो भी आपकी इकोनॉमी की डिमांड कम हो जाएगी, और जब आप टैक्स रेट बढ़ा दोगे तो चीजें महंगी हो जाएंगी, तो भी लोग लेना बंद कर देंगे। तो इन शॉर्ट आप ऐसा कुछ सॉल्यूशन ढूंढो जिससे आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाए, खर्चे कम हो जाए, तो अपने आप आपकी जो सिचुएशन है एडीज ग्रेटर देन एएस की वो अपने आप बैलेंस होके आ जाएगी एडीज। हाउ टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड, यानी कि हमारी इकोनॉमी में जो भी ये डेफिसिट और एक्सेस डिमांड की दिक्कतें आ रही हैं कि डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है या डिमांड बहुत कम हो जाती है, उसको कैसे हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। तो टॉपिक है हमारा मेजर टू करेक्ट डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड। यहाँ पे हमारे एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को करने की दो पॉलिसीज दी गई हैं या दो मेथड हैं जिनके थ्रू हम लोग अपने डेफिसिट और एक्सेस डिमांड को करेक्ट कर सकते हैं। तो दो मेथड है कौन कौन से, पहला है मेरा फिस्कल पॉलिसी और दूसरा है मेरा मॉनेटरी पॉलिसी। कौन कौन सी है मेरी, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले हम लोग फिस्कल पॉलिसी की बात करेंगे, उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी। तो पहले फिस्कल पॉलिसी समझ लेते हैं कि फिस्कल पॉलिसी है क्या, क्या क्या टर्म्स उसके अंदर आते हैं, फिस्कल पॉलिसी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है और ये फिस्कल पॉलिसी कौन इंप्लीमेंट करता है। तो सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी होती क्या है ये समझ लेते हैं। It is the policy of correcting excess or deficit demand in the economy by managing revenue and expenditure of the government. Fiscal policy हमारी वो पॉलिसी है जिसके अंडर में हम लोग डेफिसिट और एक्सेस इन दोनों डिमांड को करेक्ट कर सकते हैं बाय द मैनेजर ऑफ, यानी कि मैनेज करके किस चीज को मैनेज करके कर सकते हैं, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि हम अपनी कमाई और अपने खर्चे, अपनी इनकम और अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन करके हम अपनी फिस्कल पॉलिसी करेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपकी इनकम कम है तो खर्चे भी कम होंगे, तो अगर आपको खर्चे इकोनॉमी में बढ़ाने तो लोगों की इनकम बढ़ा दो, उनकी सैलरी बढ़ा दो, उनकी वेजेस बढ़ा दो, अल्टीमेटली वो खर्चे ज्यादा करने लगेंगे। जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट सेक्टर में पे कमीशन लगता है, जैसे थर्ड पे कमीशन, फोर्थ पे कमीशन, फिफ्थ पे कमीशन, सिक्स्थ पे कमीशन, सेवेंथ पे कमीशन। पे कमीशन क्या चीज है, मतलब उनको एक तरह का उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है ना। जब उनकी सैलरी बढ़ जाती है, जो उनकी सैलरी है उन पे इंक्रीमेंट होता है, बढ़ोतरी होती है, बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग इंक्रीमेंट या फिर सेवेंथ पे कमीशन, सातवां वेतन आयोग बोलते हैं ना। कि कौन सा वेतन आयोग चल रहा है, मेरा छठा वेतन आयोग, सातवां वेतन आयोग, आठवां वेतन आयोग, पे कमीशन ये हमारा लग जाता है। तो बाय द मैनेजिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम लोग क्या करते हैं, अपनी इकोनॉमी में एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को मेंटेन कर देते हैं। तो अगर हम लोग अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर के थ्रू चीजों को मैनेज कर रहे हैं तो वो कौन सी पॉलिसी होगी, फिस्कल पॉलिसी। तो अगर आता है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी या डिफाइन द फिस्कल पॉलिसी, तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे, it is the policy to correct the deficit and excess demand in the economy by managing income and expenditure of a government. गवर्नमेंट के जो भी इनकम या एक्सपेंडिचर है उनको मैनेज करके अगर अपनी इकोनॉमी की एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करते हैं तो वो मेरी कहलाती है फिस्कल पॉलिसी। अब जब ये इनकम और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के हैं तो इस इनकम और एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कौन करेगा, ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट करेगी। तो इट इज परस्यूड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि फिस्कल पॉलिसी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी गाइडलाइंस है, जो भी पॉलिसी है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, या व्हाटएवर द इट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उसकी जो भी इनकम हो रही है उसको कहाँ कहाँ खर्चा करना है, कहाँ खर्चा नहीं करना है, कहाँ से इनकम कमानी है या कहाँ से इनकम नहीं कमानी है। तो बेसिकली इट इज कंट्रोल, मैनेज, रेगुलेट एंड परस्यूड बाय द गवर्नमेंट। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से मेथड ऐसे हैं जिनके थ्रू हम लोग अपनी डेफिसिट और एक्सेस डिमांड को करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी फिस्कल पॉलिसी के अंदर चार हमारे मेथड्स आते हैं। ये चार मेथड्स हैं हमारे जिनके थ्रू हम लोग अपनी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को करेक्ट कर सकते हैं। या कौन कौन से मेथड, मतलब चार मेथड जिनके थ्रू हम लोग अपनी डेफिसिट और एक्सेस डिमांड को करेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, फिस्कल और मॉनेटरी बोल दिया कि यहाँ पे चार मेथड्स के थ्रू हम लोग डेफिसिट और एक्सेस डिमांड को करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे हमने बोला यहाँ पे अभी कि ये जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट के, तो जाहिर सी बात है जो सही करने का तरीका होगा या जो सही करेगा वो कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। तो बाय द प्रोसेस ऑफ या बाय द मेथड ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हम लोग अपने डेफिसिट और एक्सेस डिमांड को करेक्ट कर सकते हैं। जैसे
अगर आपकी इकोनॉमी में एक डेफिसिट डिमांड है, डेफिसिट डिमांड का मतलब अगर आपकी इकोनॉमी में डिमांड कम है तो क्या होगा, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस बढ़ा देगी, मार्केट में पैसा फ्लो करा देगी, चीजें ज्यादा खरीदने लगेगी, लोगों को सब्सिडी ऑफर कर देगी, कंसेशनल रेट पे चीजें ऑफर करने लगेगी। मतलब गवर्नमेंट ऐसी कुछ टेक्निक्स अपनाएगी या ऐसा कुछ करेगी जिससे मार्केट में पैसा ज्यादा फ्लो हो, और जैसे ही मार्केट में पैसा ज्यादा फ्लो होगा लोगों के पास पैसा आएगा, और जैसे ही लोगों के पास पैसा आएगा वो खर्चा करना शुरू करेंगे, जिससे एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाएगा, और जैसे ही एक्सपेंडिचर बढ़ा तो हमारी जो डेफिसिट डिमांड है वो करेक्ट हो जाएगी और हमारे बैलेंस हो जाएगी सारी की सारी इकोनॉमी। बात समझ में आई? तो हमारे अगर डेफिसिट डिमांड है, डिमांड अगर कम चल रही है, तो उस केस में जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट करेगी। इंजेक्ट करने का मतलब डालेगी, वहां खर्चा करेगी। तो डेफिसिट डिमांड है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। वहीं पे अगर आपकी एक्सेस डिमांड है, पहले से ही खर्चा हो रहा है, पहले से इकोनॉमी में सब कुछ खर्चा हो रहा है, सभी लोग खर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, खर्चा अपना रोक लेगी। गवर्नमेंट फिर नहीं करेगी, गवर्नमेंट कहेगी जब प्राइवेट सेक्टर कर ही रहा है, बाकी सेक्टर्स कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों करें, हम करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्सपेंसेस होल्ड कर ले और गवर्नमेंट अपना खर्चा कम कर दे। तो डेफिसिट डिमांड है तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, वही अगर एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर देगी। डेफिसिट डिमांड है खर्चे बढ़ा देगी, एक्सेस डिमांड है खर्चे कम कर देगी। बात समझ में आ गई? अब सेकंड मेरा आता है टैक्सेस। टैक्सेस जैसे आप लोग सभी लोग जानते होंगे, टैक्सेस हमारे दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस हमारी एक तरह की कंपलसरी पेमेंट होती है जो कि हमें करनी ही करनी है। अगर हमारे ऊपर चार्ज हो रही है तो वो हम ही को पे करनी है, उसका बर्डन हम दूसरों पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। यानी वो टैक्स जिसका बर्डन जो एसएससी है या जिसके ऊपर चार्ज हो रहा है उसी को ही पे करना पड़ेगा और वो उसको शिफ्ट नहीं कर सकता है, वो टैक्सेस मेरे कहलाते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। जैसे इनकम टैक्स, अब अगर इनकम मेरी हो रही है, कमा मैं रहा हूं, तो टैक्स तो मैं ही पे करूंगा, ऐसा तो है नहीं कि जो दूसरा बंदा वो पैसे से कह दो वो टैक्स पे कर दे। हाउस टैक्स, घर मेरा है, घर मेरे नाम पे, तो हाउस टैक्स मैं दूंगा। अब जब घर मेरा है तो हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स, ये सब भी मैं ही दूंगा। तो जाहिर सी बात है कि जो टैक्सेस किसी पर्सन पे एम्प्लॉयड हो रहे हैं और वो उसी को ही पे करने पड़ेंगे, कंपलसरी है, तो वो डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। वहीं ऐसे टैक्सेस जिनका बर्डन गवर्नमेंट दूसरों मतलब जिसका बर्डन लोग दूसरों पे शिफ्ट कर सकते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। जैसे जीएसटी, हम सामान खरीदते हैं तो हम किसी और को देते हैं, जब कोई हमसे खरीदता है तो वो हमको जीएसटी पे करता है, जब वो आगे किसी को बेचेगा तो वो उससे जीएसटी ले लेगा, तो सबकी जीएसटी कवर अप होती जा रही ना। तो वही चीज यहाँ पे है टैक्सेस। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब अगर इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड है, अगर इकोनॉमी में डिमांड कम है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस कम कर देगी। टैक्सेस कम कर देगी तो चीजें सस्ती हो जाएंगी, चीजें सस्ती हो जाएंगी तो लोग खर्चा करना शुरू कर देंगे, और जैसे ही लोगों ने खर्चा करना शुरू किया वैसे इकोनॉमी में एक्सपेंसेस होने लगेंगे और हमारी जो डेफिसिट डिमांड की कंडीशन है वो करेक्ट हो जाएगी। तो अगर इकोनॉमी में अगर डेफिसिट डिमांड चल रही है, डेफिसिट डिमांड कम चल रही है, तो जो टैक्स रेट है वो टैक्स रेट हम लोग कम कर देंगे। टैक्स रेट कम करने से चीजें सस्ती हो जाएंगी, चीजें सस्ती हो जाएंगी तो लोग उसको खरीदना ज्यादा शुरू कर देंगे। वही अगर इकोनॉमी में हमारी एक्सेस डिमांड है, पहले से ही डिमांड बहुत ज्यादा है, तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में क्या होगा, हमारी जो गवर्नमेंट है वो टैक्सेस बढ़ा देगी। टैक्स बढ़ा देगी तो चीजें महंगी हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी तो जो लोग उसको खरीद रहे थे और जो एक्सेस डिमांड थी, अब लोग उसको खरीदना बंद कर देंगे, और जैसे ही लोग उसको खरीदना कम कर देंगे वैसे ही वो एक्सेस डिमांड आपकी करेक्ट हो जाएगी। बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या है, टैक्सेस के केस में अगर डेफिसिट डिमांड है तो गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर देगी, अगर एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आता है पब्लिक बोरोइंग। पब्लिक बोरोइंग का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा बोरो कर रही है, मतलब लोगों से पैसा बोरो कर रही है, किसी सेविंग प्लान में लगा के, किसी सर्टिफिकेट परचेज करवा के, कोई एफडी करा के, कोई रिकरिंग डिपॉजिट करा के, किसी भी मेथड्स के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोगों से पैसा ले रही है। तो अगर यहाँ पे डेफिसिट डिमांड है, डिमांड पहले से ही कम है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कोई बात नहीं, हमारा पैसा था आप रखे रहो, हमें नहीं चाहिए वापस, आप रखो, खर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इस्तेमाल करो, हमें पैसा नहीं चाहिए। तो अगर डेफिसिट डिमांड है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो गवर्नमेंट की बोरोइंग थी, जो गवर्नमेंट ने पब्लिक को बांटी हुई थी, वो पब्लिक के पास ही रहने देगी, वापस नहीं मांगेगी, कहेगी तुम ही रखो अपने पास, हमें पैसा नहीं चाहिए। क्यों? ताकि लोगों के पास पैसा बना रहे और लोग पैसे खर्चे करते रहे। जब लोग पैसा खर्चा करेंगे तो उनके पास
एक्सपेंसेस होंगे तो जो एक्सेस डेफिसिट डिमांड है वो करेक्ट हो जाएगा। तो पब्लिक बोरोइंग का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों को पैसा बांटती है। तो अगर डेफिसिट डिमांड है तो वो पैसा ज्यादा बांटेगी और लोगों से कहेंगे आप अपने पास रखो, हमें पैसा नहीं चाहिए। वहीं अगर एक्सेस डिमांड होगा, डिमांड ज्यादा होगी, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, भैया पैसा लाओ, हमारा वापस करो, पैसा जो तुमने बोरो किया था हमसे, जो तुमने हमसे उधार लिया था वापस करो, बहुत खर्चा कर लिया, फालतू खर्चा करने के लिए पैसा, हमारा पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, लो वापस करो पैसा मेरा। तो जब एक्सेस डिमांड होगी तो क्या करेगी गवर्नमेंट, पैसा वापस ले लेगी। जैसे ही गवर्नमेंट पैसा वापस लेगी तो क्या होगा, लोगों के पास कैश कम हो जाएगा। जब लोगों के पास कैश कम हो जाएगा तो वो खर्चा कम कर पाएंगे, और जब वो खर्चा कम करेंगे तो एक्सेस डिमांड जो है वो करेक्ट हो जाएगी। तो अगर डेफिसिट डिमांड है तो गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग्स पब्लिक के पास ही रहने देगी ताकि वो खर्चा कर पाए, और अगर एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी बोरोइंग लोगों से ले लेगी ताकि लोगों के पास पैसा कम हो जाए और वो खर्चा ना कर पाए। ये तरीका मेरा हो गया पब्लिक बोरोइंग। लास्ट मेरा आता है बोरोइंग फ्रॉम द आरबीआई। बोरोइंग फ्रॉम द आरबीआई का मतलब हो गया आरबीआई से बोरो करें। तो अगर एक्सेस डिमांड है, पहले से ही डिमांड बहुत ज्यादा डिमांड इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट बोरो नहीं करेगी, क्योंकि पहले से डिमांड ज्यादा, तो बोरो करके क्या करे, क्यों अपने ऊपर कर्जा बढ़ा ले, हमें नहीं चाहिए पैसा। जैसे अगर आप लोग के पास पैसा होता है, पैसा पड़ा हुआ है, तो क्या पेरेंट्स से मांगते हैं, नहीं मेरे पास पड़ा, हम खर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेम एज इट इज, जब गवर्नमेंट के पास पैसा पहले से ही है, पहले से इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, पहले से ही सब लोग खर्चा कर रहे हैं अच्छे से, तो फिर आरबीआई से मांगने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर एक्सेस डिमांड है तो आरबीआई से पैसे बोरो नहीं करेंगे। लेकिन वही अगर डेफिसिट डिमांड है, डिमांड कम हो रही है, तो क्या होगा, आरबीआई से पैसा हम लोग मांग लेंगे, ताकि आरबीआई से पैसा मांगे, हमारे पास पैसा आए, हमारे पास पैसा आएगा तो हम खर्चा करेंगे, हम खर्चा करेंगे तो इकोनॉमी में चीजें करेक्ट हो जाएंगी। तो अगर डेफिसिट डिमांड है तो आरबीआई से बोरोइंग करेंगे, बट अगर वहीं पे हमारा एक्सेस डिमांड है तो हम लोग बोरोइंग नहीं करेंगे। डेफिसिट डिमांड है, आरबीआई से बोरोइंग करेंगे, एक्सेस डिमांड है, आरबीआई से बोरोइंग नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे हमारे चार ये मेथड्स थे, चार मेजरमेंट थे जिनके थ्रू हम लोग अपनी डेफिसिट और एक्सेस डिमांड को करेक्ट कर सकते। ये था हमारा फिस्कल पॉलिसी। अब बात करते हैं हमारी सेकंड पॉलिसी के ऊपर, जो है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है इट इज द पॉलिसी, ये भी एक पॉलिसी, जैसे फिस्कल पॉलिसी थी वैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी भी है। इट इज द पॉलिसी ऑफ करेक्टिंग एक्सेस और डेफिसिट डिमांड। इसमें भी ये जो पॉलिसी है ये हमारे एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करती है। कैसे? बाय कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ क्रेडिट। यहाँ पे क्रेडिट की सप्लाई से करेक्ट करते हैं। क्रेडिट का मतलब यहाँ पे हो गया हमारी लोनिंग से। यहाँ पे क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, लोन। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी में हम जो चीजें करेक्ट करेंगे एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को, वो लोनिंग के थ्रू करेंगे। लोनिंग का मतलब या तो लोन ज्यादा बांट दो या लोन कम बांट दो। तो एक छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, पहले से ही लोग खर्चा कर रहे हैं, खूब खर्चा कर रहे हैं, तो क्या होगा, लोन देना चाहिए। अगर लोग पहले से ही खर्चा कर रहे हैं, सारी चीजें पहले से ही एक्सेस कंडीशन पे है, तो क्या हम और लोन और पैसा देना चाहिए? नहीं, क्योंकि पहले से ही लोगों के पास इतना पैसा भरा हुआ है तो और पैसा नहीं देना है। और जब हम लोगों को और पैसा नहीं देंगे तो लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। जब पैसा कम हो जाएगा तो जो एक्सेस डिमांड है वो अपने आप करेक्ट हो जाएगा। तो अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो हम लोग सप्लाई ऑफ क्रेडिट रोक देंगे, अपने पास रख लेंगे, नहीं बांटेंगे लोन, क्योंकि लोगों के पास पैसा पहले से ही अवेलेबल है। वहीं अगर हमारी इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड है, डिमांड कम हो रही है, लोग खर्चा कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे सप्लाई ऑफ क्रेडिट बढ़ा देंगे कि लो भैया पैसा ले जाओ, लो उधार ले जाओ, खर्चा करो आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पैसा है अपने पास, उड़ाओ खूब उड़ाओ यार, बहुत पैसा है। तो अगर एक्सेस डिमांड है तो सप्लाई ऑफ क्रेडिट रोक लेंगे, अगर डेफिसिट डिमांड है तो सप्लाई ऑफ क्रेडिट बढ़ा देंगे। इसके अंदर हमारे ये कुछ मेजरमेंट है, इसके अंदर हमारे ये 6 मेजरमेंट आते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेजरमेंट हमारे आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। इन 6 मॉनेटरी पॉलिसी के जो मेथड्स हैं, इनकी मैंने अलग से सबकी वीडियो बनाई हुई है कि बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एसएलआर, सीआरआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, इन सभी के ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो अगर आपने पहले वो कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले वो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि एक्सेस डिमांड में क्या करना है और डेफिसिट डिमांड में क्या करना है।
बट अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं तो फिर आप ये एनालाइज नहीं कर पाओगे कि कब डेफिसिट डिमांड में ज्यादा करना है, कब डेफिसिट डिमांड में कम, या मतलब कब आपको ज्यादा या कम चीजों को करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे है बैंक रेट। बैंक रेट हमारा एक रेट होता है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है। बैंक रेट हमारा रेट है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन ऑफर करती है। तो अगर एक्सेस डिमांड है तो जाहिर सी बात है, अगर एक्सेस डिमांड है तो क्या होगा, बैंक रेट बढ़ा दो। अगर बैंक रेट बढ़ जाएगा तो जो कमर्शियल बैंक है वो लोन लेगी नहीं, क्योंकि महंगा हो गया ना। बैंक रेट मतलब जिस रेट पे लोन दे रहा है, और अगर लोनिंग का रेट ही महंगा हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक लोन ही नहीं लेगी। जब कमर्शियल बैंक लोन नहीं लेगी तो वो पब्लिक को नहीं देगी। जब वो पब्लिक को नहीं देगी तो अपने आप पब्लिक के पास पैसा नहीं होगा और जो मेरी एक्सेस डिमांड होगी वो करेक्ट हो जाएगी। तो अगर एक्सेस डिमांड है तो बैंक रेट बढ़ा दो। बैंक रेट बढ़ाओगे तो लोनिंग का रेट बढ़ जाएगा। लोनिंग के रेट बढ़ने से कमर्शियल बैंक लोन लेगा नहीं। कमर्शियल बैंक लोन नहीं लेगा तो पब्लिक को लोन नहीं मिलेगा। पब्लिक को लोन नहीं मिलेगा तो उनके पास पैसा नहीं होगा, और उनके पास पैसा नहीं होगा तो वो खर्चा नहीं करेंगे। खर्चा नहीं करेंगे तो अपने आप मेरी जो एक्सेस डिमांड है वो कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो अगर आपके यहाँ एक्सेस डिमांड है, नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आपके यहाँ एक्सेस डिमांड है तो बैंक रेट बढ़ा दो। अगर आपके यहाँ डेफिसिट डिमांड है तो बैंक रेट कम कर दो। समझ में? कॉपी पेन ले ली ना? नहीं लिए तो फिर से बोल रहा हूँ, कॉपी पेन ले लीजिए। कॉपी पेन लेके नोट कर लो, बहुत मदद करने वाला है ये। एक बार में मतलब यूं समझ में आ जाएगा, यूं, अगर कॉपी पेन ले लिया। बट अगर कॉपी पेन नहीं लिया, सिर्फ सुन रहे हो तो ये समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो पॉज करिए, कॉपी पेन लेके आइए और इसको फटाक से नोट कर लीजिए। तो देखिए, बैंक रेट, अगर एक्सेस डिमांड है तो बैंक रेट बढ़ा देंगे जिससे लोनिंग महंगी हो जाएगी। लोनिंग महंगी हो जाएगी तो अपने आप लोग जो है वो लोन लेंगे नहीं और एक्सेस डिमांड करेक्ट हो जाएगी। तो एक्सेस डिमांड है तो बैंक रेट बढ़ जाएगा। अगर आपका डेफिसिट डिमांड है तो बैंक रेट कम हो जाएगा। एक्सेस डिमांड बैंक रेट बढ़ा दो, डेफिसिट डिमांड बैंक रेट कम कर दो। दूसरा आता है रेपो रेट। बैंक रेट और रेपो रेट दोनों लगभग कॉन्सेप्ट सेम होता है। इनमें फर्क क्या है? सिर्फ बैंक रेट में हमारी सिक्योरिटी होती है, रेपो रेट में सिक्योरिटी नहीं होती। तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, पहले फिर से बोल रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। रेपो रेट भी जस्ट लाइक एक लोनिंग की तरह ही होता है। बैंक रेट में छोटे समय के लिए होता है, रेपो रेट में बड़े समय के लिए होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। दोनों में ही लोनिंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कहलाता है। तो यहाँ पे भी अगर एक्सेस डिमांड है तो रेपो रेट बढ़ा देंगे क्योंकि लोनिंग महंगी हो जाएगी। लोनिंग महंगी हो जाएगी तो लोग लोन कम लेंगे। लोग लोन कम लेंगे तो अपने आप जो चीजें हैं वो करेक्ट हो जाएंगी। तो अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड है तो रेपो रेट बढ़ा दो। अगर मार्केट में डेफिसिट डिमांड है तो रेपो रेट कम कर दो। एक्सेस डिमांड है, रेपो रेट बढ़ा दो। डेफिसिट डिमांड है, रेपो रेट कम कर दो। नेक्स्ट आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे, यानी हमारी सरकार की बिहाफ पे जो आरबीआई होती है वो पब्लिक के लिए कुछ सिक्योरिटीज निकालती है। तो अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड होती है तो ये सिक्योरिटीज लोगों के लिए निकाल दी जाती है ताकि लोग इन सिक्योरिटीज को परचेज करें और अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो ब्लॉकेज में डाल दें। जब उनका ज्यादा से ज्यादा पैसा ब्लॉकेज में चला जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो ब्लॉक होने से क्या होगा? जब वो पैसा ब्लॉक हो गया है तो वो खर्चा नहीं कर पाएंगे। खर्चा नहीं कर पाएंगे तो जो मेरी एक्सेस डिमांड थी वो अपने आप करेक्ट हो जाएगी। तो अगर हमारी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड चल रही है तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन इशू किए जाएंगे। मार्केट में खूब सारी सिक्योरिटीज निकाली जाएंगी ताकि लोग सिक्योरिटीज खरीदें और उनका पैसा एक जगह ब्लॉक हो जाए। वहीं अगर डेफिसिट डिमांड होगी तो ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है इनको रोक लिया जाएगा, फिर गवर्नमेंट नहीं निकालेगी क्योंकि पहले से ही लोगों के पास पैसा नहीं है और इसमें हम सिक्योरिटीज निकाल देंगे तो वो और नहीं ले पाएंगे और जब वो और नहीं खरीद पाएंगे तो मेरी एक्सेस डेफिसिट डिमांड और नीचे चली जाएगी। तो अगर एक्सेस डिमांड है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन की सिक्योरिटीज इशू कर दो। अगर डेफिसिट डिमांड है तो ओपन मार्केट सिक्योरिटीज को कम कर दो। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आता है एसएलआर। एसएलआर हमारा होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये हमारा रेशियो होता है कि कमर्शियल बैंक के पास जो भी टोटल डिपॉजिट होता है, अपने टोटल डिपॉजिट का जो हिस्सा वो सेंट्रल बैंक के पास रख रही है। कमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का जो हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास रखती है वो कहलाता है एसएलआर। बट एसएलआर में कैश इन्वॉल्व नहीं होता है। कैश का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ सीआरआर में होता है। सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो
तो अपने टोटल डिपॉजिट का जो हिस्सा आरबीआई के पास रख रही है वो सीआरआर और एसएलआर दोनों सेम चीज है। फर्क क्या है, सीआरआर में कैश कंसीडर होता है, एसएलआर में कैश के अलावा जितनी चीजें होती है, मतलब बाकी जो मेरे एसेट्स होते हैं जैसे डिबेंचर, बॉन्ड्स, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, डायमंड, यानी कैश के अलावा जो चीजें होती हैं वो एसएलआर में जाती हैं। कैश जो होता है वो मेरा सीआरआर में जाता है। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम चलेगा। अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड है तो सीआरआर और एसएलआर दोनों बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर रिजर्व ज्यादा जाएगा। जब कमर्शियल बैंक रिजर्व ज्यादा रखेगा तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम होगा। जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम होगा तो लोनिंग कम होगी, और लोनिंग कम होगी तो अपने आप एक्सेस डिमांड सही हो जाएगा। तो अगर एक्सेस डिमांड है तो एसएलआर या सीआरआर जो भी बात हो रही है उन दोनों को इंक्रीज कर दो, उससे रिजर्व जो है वो बढ़ जाएगा। रिजर्व बढ़ने से कमर्शियल बैंक को अब ज्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा। जब कमर्शियल बैंक ज्यादा रिजर्व रखेगी तो उसके पास पैसा कम हो जाएगा। जैसे मान लो पहले 100 रुपए में 10 रुपए रिजर्व जा रहा था, अब सीआरआर और एसएलआर बढ़ गया तो अब 40 रुपए रिजर्व जा रहा है। तो 40 रुपए जा रहा है तो मेरे पास तो 60 ही रुपए बचा ना। पहले 90 बच रहा था, अब 60 बच रहा है। तो उससे क्या होगा, लोनिंग मेरी कम हो जाएगी। लोनिंग कम होगी तो एक्सेस डिमांड करेक्ट हो जाएगी। तो एक्सेस डिमांड है तो सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देंगे, वहीं अगर डेफिसिट डिमांड है तो सीआरआर और एसएलआर को हम लोग कम करेंगे। नेक्स्ट आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट का जो डाउन पेमेंट करते हैं ना, डाउन पेमेंट करते हैं कि भैया जो भी सामान लेने जा रहे हैं उसके लिए 20%, 30%, 40%, 50% जो हम लोग टोकन देते हैं कि भैया ये ले लो डाउन पेमेंट, बाकी ईएमआई पे दे दो। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि लोन लेने के लिए जो पैसा हमारे पास होना चाहिए उस पैसे को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो अगर एक्सेस डिमांड है, मार्केट में पहले से ही लोग खर्चा कर रहे हैं, तो इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को हम बढ़ा देंगे। मतलब जो चीज पहले 10% पेमेंट पे मिल रही थी अब वो 50 पेमेंट कर 50%। यानी कि आप 1 लाख का सामान लेने जा रहे हो, 1 लाख का सामान लेने में क्या हो रहा है कि वो पहले कह रहा था, पहले 1 लाख का सामान लेने जा रहा है, वो पहले क्या था, भाई साहब आप 10,000 रुपए दे दो, सामान ले जाओ, बाकी किस्तों पे, ठीक। लेकिन अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड है, लोग पहले से ही खर्चा कर रहे हैं, तो वो क्या कहेगा, भाई साहब देखिए 50% अभी, 50% ईएमआई। तो कहां पहले 10,000 देना पड़ रहा था, कहां 50,000 देना पड़ रहा है, 40,000 ज्यादा देना पड़ रहा है। अब बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास 50,000 रुपए नहीं होंगे, तो वो क्या करेंगे, खर्चा नहीं करेंगे। जब वो खर्चा नहीं करेंगे तो एक्सेस डिमांड करेक्ट हो जाएगा। वहीं जब डेफिसिट डिमांड होगा तो वो क्या कहेगा, कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, आप ऐसे ही ले जाइए और पूरा ईएमआई पे दे दीजिए। क्यों, ताकि लोग खरीदे, तो खरीदेंगे भले ईएमआई के रूप में ही देंगे, बट पैसा तो पे करेंगे ना, और जब वो पैसा पे करेंगे तो अपने आप सारी चीजें सही हो जाएंगी। तो अगर एक्सेस डिमांड है तो यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया जाएगा, डेफिसिट डिमांड है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है मोरल सुवेशन। मोरल सुवेशन का मतलब होता है, सुवेशन का मतलब होता है प्रेशराइज करना किसी को। तो मोरल सुवेशन का मतलब होता है यहाँ पे कि आपको आरबीआई जो है वो प्रेशराइज कर रही है कि लोन बांटो या ना बांटो। तो अगर एक्सेस डिमांड है, डिमांड ज्यादा हो रही है, तो आरबीआई आपको प्रेशराइज करेगी, यानी आरबीआई कमर्शियल बैंक को प्रेशराइज करेगी कि लोन नहीं बांटोगे। अगर एक्सेस डिमांड है तो आप लोन नहीं बांटोगे क्योंकि लोगों के पास पैसा पहले से ही अवेलेबल है। लेकिन वहीं अगर आपकी डेफिसिट डिमांड है तो आरबीआई क्या कहेगी, लोन बांटो, खूब बांटो, जितना बांट सकते हो उतना बांटो, बांटते रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अगर आपकी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है तो आरबीआई क्या कहेगी, लोन बांट दो, लोन मत बांटो। वहीं आपकी जो डेफिसिट डिमांड होगी तो वहां पे आरबीआई कहेगी लोन बांटो। एक्सेस डिमांड है, लोन मत बांटो, डेफिसिट डिमांड है, लोन बांटो। नेक्स्ट आता है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है यहाँ पे हम लोगों को अलग अलग कैटेगराइज कर देंगे कि किसको हमें कितना लोन देना है। मतलब अगर जैसे कोई कंजप्शन के लिए आ रहा है, शादी के लिए आ रहा है, पार्टी के लिए आ रहा है, कार लेने के लिए आ रहा है, तो उसको एक लिमिट में लोन देंगे, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का तक का लोन देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। बट अगर कोई बिजनेस पर्पस के लिए आ रहा है या अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए आ रहा है या नया बिजनेस सेटअप करने के लिए आ रहा है तो उसको लोन ज्यादा देंगे। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 2 कैटेगरी डिवाइड कर दी। एक, जो लोग इकोनॉमी में सिर्फ खर्चा कर रहे हैं, इनकम नहीं अर्न कर रहे हैं, उनको लोन कम बांटेंगे। वहीं एक तरफ जो लोग इकोनॉमी में बिजनेस दे रहे हैं उनको लोन ज्यादा बांटेंगे, या प्राइमरी सेक्टर को लोन ज्यादा देंगे, सेकेंडरी को कम देंगे। तो ये रैशनिंग मतलब अपने हिसाब से आप कैटेगराइज कर सकते हैं किसको लोन ज्यादा देना है, किसको लोन कम देना है। तो जब मार्केट में एक्सेस डिमांड होगा तो ये रैशनिंग चलेगी, मतलब ये छटनी चलेगी कि किसको देना है किसको नहीं देना है, क्योंकि एक्सेस है तो हमें तो वैसे भी लोगों को कम लोन बांटना है, तो वैसे भी हम छटनी करना शुरू कर देंगे।
बट अगर आपकी डेफिसिट डिमांड है तो ये रैशनिंग ऑफ क्रेडिट नहीं होगी। जो भी आएगा उसको लोन दिया जाएगा कि ले जाओ, लोन में कोई दिक्कत नहीं, जितना चाहिए उतना ले जाओ, क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं है। तो अगर डेफिसिट डिमांड है तो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट नहीं होगी, बट अगर एक्सेस डिमांड है तो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट हो जाएगी। अब ये जो सारे मेरे ये जो मेथड्स थे, जो भी हमने मेथड्स की बात करी है, ये सारे मेथड्स कंट्रोल कौन करेगा? इट इज कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई। मतलब ये जो भी मेरे मेथड्स हैं, चाहे मेरा बैंक रेट हो, रेपो रेट हो, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट, मोरल सुबेशन, क्रेडिट रैशनिंग, कुछ भी हो, इन सब का जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में? आरबीआई के हाथ। तो ये थी हमारी आज की मेजरमेंट और मेरी क्लास, जिसमें हमने बात करी हाउ टू करेक्ट डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड, जिसमें हमारे दो मेथड थे, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेशनरी गैप के ऊपर। इन्फ्लेशनरी गैप, जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेशन के ऊपर। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई के ऊपर बात करेंगे कि हमारी इकोनॉमी में महंगाई कैसे आती है, कब आती है, या कौन सी सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें महंगाई आती है या इन्फ्लेशन आती है। तो सबसे पहले जानते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इन्फ्लेशनरी गैप को हम लोग यहाँ पे एक्सेस डिमांड भी रेफर कर सकते हैं, मतलब चाहे हम इसको इन्फ्लेशनरी गैप बोले या फिर इसको एक्सेस डिमांड बोले, मेरी बात एक ही है। चाहे इन्फ्लेशनरी गैप बोल दो या फिर यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं एक्सेस डिमांड, दोनों एक ही चीज है। तो देखिए डेफिनेशन में भी जैसे है, एक्सेस डिमांड कॉजेज इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी, कि मेरे एक्सेस डिमांड की वजह से हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है। क्योंकि जब मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है, चीजों की डिमांड ज्यादा हो रही है, तो उससे इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है। अब एक्सेस डिमांड से इन्फ्लेशनरी गैप कैसे आता है वो समझ लेते हैं। एक्सेस डिमांड जनरेट प्रेशर ऑफ डिमांड। अब जब एक्सेस डिमांड होगा तो उससे क्या होगा? प्रेशर ऑफ डिमांड क्रिएट होगा। प्रेशर ऑफ डिमांड का मतलब जब एक्सेस डिमांड है, लोगों को चीजें ज्यादा चाहिए, तो उससे क्या होगा? डिमांड का प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। जब डिमांड का प्रेशर क्रिएट होगा ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, लेकिन मेरे रिसोर्सेज तो कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। शॉर्ट रन का मतलब क्या हो गया? छोटे समय के लिए बात कर रहे हैं, शॉर्ट रन यानी कि कम समय के लिए बात कर रहे हैं। तो शॉर्ट रन के स्टेज में मेरी जो मशीनरी होती है या जो टेक्नोलॉजी होती है वो कांस्टेंट होती है। तो मशीनरी और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होने की वजह से यहाँ पे जो मेरे रिसोर्सेज हैं वो तो कांस्टेंट हो गए, वो तो बढ़ नहीं सकते क्योंकि वो तो उतने ही है, उनको तो बढ़ा नहीं सकते। तो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पे जब हम डिमांड ज्यादा करते हैं तो उससे क्या होता है? मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। जब हमारे लेबर मतलब मशीनरी तो बढ़ नहीं सकती है, मशीनरी को तो हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि मेरे जो रिसोर्सेज है वो फिक्स है। फिक्स रिसोर्सेज पे जब हम डिमांड प्रोडक्शन ज्यादा करने की सोचते हैं तो उससे क्या होता है? मेरे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि मशीनरी बढ़ा नहीं सकते तो लेबर ही बढ़ाना पड़ेगा। लेबर्स बढ़ाएंगे तो उनको वेजेस देनी पड़ेगी, और जब उनको वेजेस देंगे तो वो मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तो खर्चा हो गया। तो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पे, गिवन रिसोर्सेज पे जब हम प्रोडक्शन इंक्रीज करने के बारे में सोचते हैं तो उससे जो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो वो हमारे जनरल प्राइस लेवल को बढ़ा देगा, और जैसे ही हमारा जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो इन्फ्लेशन कैसे आती है? एक्सेस डिमांड होगा, एक्सेस डिमांड हमारा एक प्रेशर क्रिएट करेगा डिमांड का, डिमांड पे प्रेशर क्रिएट होगा तो जो प्रोड्यूसर है वो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पे, लिमिटेड रिसोर्सेज पे प्रोडक्शन ज्यादा करने के बारे में सोचेगा। जब वो प्रोडक्शन ज्यादा करने के बारे में सोचेगा तो उससे क्या होगा? वो लेबर्स बढ़ाएगा। लेबर बढ़ाते ही उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी इंक्रीज होगी तो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी में जो एक जनरल प्राइस लेवल था वो बढ़ जाएगा, क्योंकि चीजें महंगी बन रही हैं। जब चीजें बन ही महंगी रही हैं तो वो मार्केट में भी महंगी आएंगी, और जब वो मार्केट में महंगी आएंगी तो उससे क्या होगा? हमारी मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाएगा। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? एक्स एक्सिस पे इनकम आ गई, वाई एक्सिस पे एडी आ गया। हमने यहाँ पे जैसे प्लान किया था, जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे 20 बनाने, बट एक्चुअली में सिर्फ 10 ही आए। हमने क्या सोचा था कि जो हमारी इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में 20 की डिमांड होगी, हमने सोच के रखा हुआ था। बट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, यानी जितना हम प्रोड्यूस कर सकते थे, जितने हमारे रिसोर्सेज थे, अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, अपनी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, लेबर्स के अकॉर्डिंग हम सिर्फ 10 प्रोड्यूस कर सकते थे। यानी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पे हम सिर्फ 10 का प्रोडक्शन कर सकते थे, बट जो इकोनॉमी है वो मांग रही है 20 का। हम बना सकते हैं 10, इकोनॉमी मांग रही है 20, तो ये जो 20 में 10 का गैप आ रहा है, ये जो 10 होगा इसमें क्या होगा? मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। जब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा? मार्केट में इन्फ्लेशनरी गैप आ जाएगा।
ठीक। तो जब हमारी इकोनॉमी में हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज्यादा डिमांड होने लगे, यानी कि जो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, उस इक्विलिब्रियम, ये मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये वाली, इस इक्विलिब्रियम कंडीशन से जब ज्यादा डिमांड होने लगेगी, जब ज्यादा गुड्स की डिमांड होने लगेगी, तो मार्केट में आ जाएगा इन्फ्लेशन, और इसी इन्फ्लेशन को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। अब इन्फ्लेशनरी गैप के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला क्या होता है, एडी इज ग्रेटर देन एएस, क्योंकि भाई एक्सेस डिमांड है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक्सेस डिमांड है, तो यहाँ पे पहली कंडीशन एडी इज ग्रेटर देन एएस। दूसरा, लेवल ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट, लेवल ऑफ आउटपुट जो होगा यानी जो प्रोडक्शन होगा वो कांस्टेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि मशीनरी है नहीं, टेक्नोलॉजी है नहीं, रिसोर्सेज है नहीं। जब सारी चीजें लिमिटेड अमाउंट में है तो जाहिर सी बात है, अब अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो लेबर बढ़ानी पड़ेगी, लेबर आपकी चीजों को महंगा कर देगी। तो कोई भी प्रोड्यूसर ये नहीं चाहेगा जो उसके यहाँ चीजें बन रही है वो महंगी बने, तो क्या करेगा, वो प्रोडक्शन उसी जगह रोक देगा कि चलो ठीक है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही रहने दो, नहीं बना पा रहे छोड़ दो, महंगा बना के कोई भी फायदा नहीं, उससे और ज्यादा नुकसान ही होगा हमें। तो लेवल ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। नो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में ना अनएम्प्लॉयमेंट होगा यानी कोई बेरोजगार नहीं है, और ना ही अंडर एम्प्लॉयमेंट है। मतलब अब इससे ज्यादा भी आप, मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि जो लेबर्स है वो ऐसा भी नहीं है कि एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर रहे हैं। यानी इन शॉर्ट अगर हम कहें तो इन्फ्लेशनरी गैप में हमारी जो कंडीशन होती है वो होती है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की, यानी कि इन्फ्लेशनरी गैप में हमारी वो कंडीशन होती है जहां पे मेरी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई है विद द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, इट लीड्स टू द वेजेस प्राइस स्पाइरल, और ये जो मेरी इन्फ्लेशनरी गैप है ये मेरे वेजेस प्राइस स्पाइरल को लीड करती है, यानी कि वेजेस कैच प्राइस एंड प्राइस कैचेस वेजेस। जब वेजेस महंगी होगी तो अपने आप, जब आपकी वेजेस महंगी का मतलब होगा जब आपकी इनकम ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली आप महंगी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं। तो वेज ने आपके प्राइस को कैच कर लिया, वेजेस बढ़ी तो जो महंगे प्राइस थे उसको पकड़ लिया, है ना। और वहीं जब आपके प्राइसेस ज्यादा होंगे तो उससे क्या होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि जब प्राइसेस महंगे बिक रहे हैं, सामान महंगा बिक रहा है, तो क्या होगा, इनकम ज्यादा होगी, और इनकम ज्यादा होगी तो फिर वो प्राइस ने आपकी वेजेस को कैच कर लिया। तो इन्फ्लेशनरी गैप में एक वेजेस प्राइस स्पाइरल का मतलब होता है प्राइस कैच वेजेस एंड वेजेस कैच प्राइस। तो ये था हमारा इन्फ्लेशनरी गैप जिसमें हमारी एक्सेस डिमांड सिचुएशन होती है। एक्सेस डिमांड से इन्फ्लेशनरी गैप कैसे अराइज होता है ये हमने इस वीडियो में भी समझा। अब हम लोग बात करते हैं हमारे डिफ्लेशनरी गैप के ऊपर। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, डिफ्लेशनरी। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप जो हमारा होता है, डिफ्लेशनरी का मतलब हो गया डिफ्लेशन, यानी कि मंदी का दौर चल रहा है। तो जैसे कि हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप को एक्सेस डिमांड कहते थे, उसी तरह डिफ्लेशनरी गैप को हम लोग डेफिशिएंट डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड की कमी की वजह से इट क्रिएट डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। डिमांड की कमी की वजह से, या डिमांड जब कम हो जाती है इकोनॉमी में, डिमांड नहीं होती इकोनॉमी में या कम होती है, उस सिचुएशन में डिफ्लेशनरी गैप आ जाता है। अब ये चलता कैसे, इसका पूरा प्रोसेस कैसे चलता है वो समझ लेते हैं। जब लो एडी होगा, लो एडी मतलब लो एग्रीगेट डिमांड, यानी कि डेफिशिएंसी इन डिमांड होगी। जब इकोनॉमी में डिमांड नहीं होगी तो जो प्रोड्यूसर है वो इन्वेस्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि जब डिमांड ही नहीं हो रही है, गुड्स बिक ही नहीं रहे हैं, तो प्रोड्यूस करके क्या कर लेंगे हम लोग। तो जब इकोनॉमी में डिमांड नहीं होगी तो प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा कि भैया हमें गुड्स नहीं बनाने, हमें प्रोडक्शन नहीं करना, क्योंकि बिकता है नहीं, अनसोल्ड पड़ा रहता है, हमें नहीं बनाना। जब वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो आउटपुट भी नहीं होगा, क्योंकि जब वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहा, रॉ मटेरियल ही नहीं ला रहा है, तो आउटपुट भी नहीं होगा। जब आउटपुट नहीं होगा तो बिकेगा क्या, कुछ बिकेगा ही नहीं। जब बिकेगा नहीं तो इनकम भी लो हो जाएगी, और जब उसकी इनकम लो होगी तो वो भी एग्रीगेट डिमांड नहीं करेगा। तो जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड लो होगी यानी डेफिशिएंसी इन डिमांड होगी तो प्रोड्यूसर इन्वेस्ट नहीं करेगा। जब प्रोड्यूसर इन्वेस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो इनकम नहीं होगी, और जब इनकम नहीं होगी तो फिर से मेरा एग्रीगेट डिमांड जो है वो। अब इसकी कंडीशंस क्या होती है, पहला एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, यानी डिमांड कम होगी और सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, तो जो डिमांड कम होगी तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे डेफिशिएंट डिमांड। दूसरा, लेवल ऑफ आउटपुट इज लेस देन दैट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कि हमारी जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, जितना मेरा पोटेंशियल है, जब हम उस पोटेंशियल से कम प्रोड्यूस करते हैं या जब हम उस पोटेंशियल से कम चीजें बनाते हैं तो डेफिशिएंट डिमांड आ जाता है। यानी पोटेंशियल मेरा 20 गुड्स बनाने का है, बट बना हम सिर्फ 10 ही रहे, तो जब बना हम 20 सकते हैं, बना 10 रहे हैं, तो 10 की कमी हो जाएगी। यही 10 की कमी मेरी कहलाएगी डेफिशिएंट डिमांड।
डेफिशिट डिमांड में हमारी देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। जब गुड्स बना नहीं रहे हैं तो जाहिर सी बात है या तो मार्केट में लेबर्स नहीं है, मतलब लेबर को काम नहीं मिला इसलिए गुड्स नहीं बन रहे, या फिर जो लेबर काम कर रहा है वो लेबर अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर रहा है। तो अगर लेबर के पास काम नहीं है तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। बट जब लेबर के पास काम है बट वो कर नहीं रहा है, जानबूझ के मक्कारी कर रहा है, तो यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। ठीक, लास्ट इट लीड्स टू द लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, और इसी से हमारा लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप आ जाएगा, क्योंकि जब मेरी एडी कम होगी, मैं खर्चा कम करूंगा, तो सामने वाले पर्सन कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल जाके पढ़ोगे नहीं तो आपका खर्चा कम हुआ, आपके खर्चे कम होने से स्कूल वालों की इनकम कम हो गई। अब जब स्कूल वालों की इनकम कम हुई तो वो टीचर्स कम अपॉइंट करेंगे, तो टीचर्स के लिए उनका खर्चा बच गया, तो वो टीचर्स की कंजप्शन बच गया। अब जब टीचर्स नहीं अपॉइंट हो गए तो टीचर्स के पास पैसा नहीं होगा, तो वो भी खर्चा कम करेंगे। जब टीचर्स खर्चा कम करेंगे तो वो जो इकोनॉमी में कंजप्शन करते हैं वो भी नहीं होगा। तो इन शॉर्ट अगर एक जगह लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप होगा तो उससे हमारी पूरी इकोनॉमी जो है वो लो लेवल पे चली जाएगी, जिससे हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया एक्स एक्सिस पे y एक्सिस पे एडी। एक होता है एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट, एफ का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और ये है एग्रीगेट डिमांड प्लान। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो वर्कर है या जो मेरी इकोनॉमी है वो इतने गुड्स डिमांड कर सकते हैं, एम गुड्स की वो प्रोडक्शन कर सकती है। दिखा है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जीडीपी, मतलब कि हमारी इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन हो सकता है वो इस इनकम तक हो सकता है, इस गुड्स तक हो सकता है। बट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड, लोग जब खर्चा नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक्चुअली में मेरा कितना हो गया, एन हो गया। तो ये जो दोनों के बीच का गैप था, या यहाँ पे जो ये दोनों के बीच का गैप आया है, ये क्या हुआ, मेरा एक्चुअल आउटपुट 20 का होना चाहिए था, बट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड हम सिर्फ 10 की डिमांड कर रहे हैं, उससे हमारी मार्केट में अराइज हो जाएगी डेफिशिएंसी डिमांड। तो जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ज्यादा हो, प्लान्ड आउटपुट कम हो, तो डेफिशिएंट डिमांड होती है। जब प्लान्ड आउटपुट ज्यादा हो और हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट कम हो तो इन्फ्लेशनरी गैप या फिर एक्सेस डिमांड अराइज हो जाती है। जब फुल एम्प्लॉयमेंट ज्यादा, प्लान्ड कम, तो डेफिशिएंट डिमांड। जब प्लान्ड ज्यादा, फुल एम्प्लॉयमेंट कम, तो एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड में इन्फ्लेशनरी गैप, डेफिशिएंट डिमांड में डिफ्लेशनरी गैप। तो ये थी हमारी आज की क्लास।